दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ताओ डॉक्टर जाओ के पास अपना चेकअप करवाने के लिए आया होता है। पेशेंट कैफे आकर बाओ से पूछती है कि क्या एनजी यहाँ पर है, तो बाओ कहता है कि वो तो आज नहीं आई। जब पेशेंट यहाँ से जाने लगी होती है तो यहाँ पर डोंगियन आता है। डोंगियन से पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, तो पेशेंट कहती है कि मैं एनजी को तलाश करने जा रही हूँ। डोंगियन कहता है कि क्या हुआ है, तो पेशेंट कहती है कि एनजी का लिनताओ से ब्रेकअप हो गया है। ये बात सुनकर डोंगियन बहुत हैरान होता है। लिनताओ जब वापस घर पर आता है तो एलिवेटर की मेंटेनेंस चल रही होती है, इसलिए बंद होता है। लिनताओ अब सीढ़ियों के जरिए जा रहा होता है। ये अपने लीडर को मैसेज कर रहा होता है, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इसका पाँव मुड़ जाता है, जिसकी वजह से लिनताओ यहाँ नीचे गिर जाता है। लिनताओ अपने गूगल असिस्टेंट की मदद से एनजी को कॉल करने लगता है, लेकिन फिर ये अपने गूगल असिस्टेंट से कहता है कि तुम चेन को कॉल कर दो। चेन कॉल उठा लेता है, लेकिन लिनताओ बेहोश हो चुका होता है, इसलिए चेन भी परेशान हो जाता है कि लिनताओ ने इसको कॉल किया लेकिन ये जवाब नहीं दे रहा। अब चेन लिनताओ को हॉस्पिटल लेकर आता है। जब लिनताओ को इमरजेंसी में लेकर जाया जा रहा होता है तो इसकी आँख खुल जाती है और ये चेन से कहता है कि तुम अभी किसी को भी इस बारे में मत बताना। अब हेशन घर पर आकर एनजी से कह रही होती है कि तुम्हें जाकर लिनताओ से बात करनी चाहिए, लेकिन एनजी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब लिनताओ को डॉक्टर साओ चेक करके चला जाता है तो लिनताओ चेन से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब चेन भागता हुआ डॉक्टर साओ के पास आता है, कहने लगता है कि आखिर मेरे दोस्त लिनताओ को क्या बीमारी है। तो डॉक्टर साओ चेन को लिनताओ की बीमारी के बारे में अच्छे से समझाते हैं। डॉक्टर की सारी बातें सुनकर चेन कहता है कि आप मुझे ये बताएं कि क्या इस बीमारी का इलाज है। तो डॉक्टर साओ कहते हैं कि इस बीमारी का इलाज तो किया जा सकता है, लेकिन मेडिसिन से लिनताओ ठीक नहीं होगा। ये सुनकर चेन को बहुत बड़ा शौक लगता है। अब चेन लिनताओ को हॉस्पिटल से बाहर लेकर आता है। चेन लिनताओ पर गुस्सा करने लगता है कि तुम पिछले कई महीनों से बीमार हो और तुमने मुझे बताया ही नहीं। चेन कहता है कि इस वक्त ये सब कुछ मेरे लिए हजम करना बहुत मुश्किल है, मुझे सबके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आखिर तुम्हारे साथ फ्यूचर में होने क्या वाला है। लिनताओ कहते हैं कि कुछ टाइम बाद में पैरालाइज हो जाऊंगा और उसके बाद मेरी मौत हो जाएगी। चेन कहता है कि तुम बीमार हो तो तुम्हें अपना अच्छे से इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। मैं भी अंदर जाकर ट्रीटमेंट की कॉस्ट पता करता हूँ। लिनताओ इसको जाने से रोकता है और कहता है कि मैंने तुमसे जानबूझकर ये सब कुछ नहीं छुपाया। चेन कहता है कि तो फिर तुमने मुझे आखिर क्यों नहीं बताया। लिनताओ कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही थी आखिर मैं तुमसे ये सब कैसे कहूँ। चेन कहता है कि अगर आज मुझे मालूम ना होता तो तुम मुझे नहीं बताने वाले थे ना। लिनताओ कहता है कि तुम ये बात हीशन और एनजी को नहीं बताओगे। चेन कहता है कि तुम अपने सीधे हाथ से नहीं लिख सकते, इसलिए तुमने अपने लेफ्ट हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है। इसी वजह से तुमने अपने डिजाइनर के सपने पर भी गिव अप कर दिया है। यहाँ तक कि तुमने सिर्फ इस बीमारी की वजह से ही एनजी से ब्रेकअप किया है ना। चेन पूछता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स को भी नहीं मालूम। तो लिनताओ कहता है कि नहीं। चेन कहता है कि अगर तुम बीमार हो तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम हमें ये बता सकते हो। तुम्हें ये सब कुछ अकेले बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम ये सब कुछ अकेले कितनी देर तक बर्दाश्त करोगे। लिनताओ कहता है कि भी टाइम नहीं आया। चेन कहता है कि फिर वक्त कब आएगा। तो लिनताओ कहता है कि मुझे नहीं मालूम। ग्रैंडपा ये से कह रहे होते हैं कि इस सारी सिचुएशन की वजह से मैं बहुत अपसेट हो गया हूँ। तुम अपने भाई को कॉल करो और उसको बताओ कि हम लोग उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। घर पर आने के बाद चेन लिनताओ को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर दिखा रहा होता है और कहता है कि इसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। लिनताओ कहता है कि बहुत महंगी है। चेन कहता है कि ये मैं तुम्हें लेकर दूंगा, वैसे भी आजकल मैं फंड्स में काफी अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। लिनताओ कहता है कि तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चेन कहता है कि इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, हमें जिन चीजों की जरूरत है वो तो हमें लेनी ही पड़ेगी। चेन कहता है कि अब से मैं तुम्हें ऑफिस लेकर जाऊंगा क्योंकि मैं तो फ्री हूँ। चेन कहता है कि मेरा अब हीशन के साथ रहने का भी दिल नहीं करता, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आ जाता हूँ, लेकिन लिनताओ इसके लिए इनकार कर देता है। साथ ही लिनताओ को ये की कॉल आ जाती है। ये लिनताओ को बताते कि ग्रैंडपा तुम्हें मिस करें इसलिए हम तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो लिनताओ कहता है कि मैं कल गोंगजाओ बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, मुझे वापस आने में 15 दिन लग जाएंगे। ये इससे कहता है कि तुम ग्रैंडपा का ख्याल रखना, मैं भी मीटिंग में हूँ तो बाद में बात करूंगा। ये कहकर लिनताओ कॉल बंद कर देता है। चेन लिनताओ से कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली को बता देना चाहिए। अब एनजी को ग्रैंडपा की कॉल आती है। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था तो तुम्हें कॉल कर ली, तुम्हारा कैफे कैसा चल रहा है। एनजी कहती है कि मेरा कैफे काफी अच्छा चल रहा है। ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या लिनताओ तुम्हारी मदद करवा रहा है बिजनेस में। एनजी कहती है कि अगर लिनताओ को वीकेंड पर काम नहीं हो तो वो वीकेंड पर मेरी मदद करने के लिए जरूर आता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम अपना काम करो फिर बात होगी। ये कहकर ये कॉल बंद कर देते हैं। ग्रैंडपा को शक हो रहा होता है कि कुछ सही नहीं है। अब लिनताओ और चेन साथ में खाना खा रहे होते हैं तो चेन नोटिस करता है कि लिनताओ को वाटर बोतल खोलने में कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। खाना खाने के बाद चेन लिनताओ से कहता है कि मैं आज रात यही रहूंगा। तो लिनताओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं डिसेबल हो गया हूँ। चेन कहता है कि मेरा कहने का ये मतलब तो नहीं था, मैं बस हीशन से मिलना नहीं चाह रहा था इसलिए मैंने ये सब कहा। चेन कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरी मदद की
की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। ये लिनताओ को बाय कहकर जाने लगता है तो चेन लिनताओ से कहता है कि कल मैं तुम्हें ऑफिस के लिए पिक करने के लिए आऊंगा क्योंकि तुम मुझे कल ब्रेकफास्ट करवाओगे। लिनताओ कहते हैं कि ठीक है। चेन जब वापस अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में ये ALS के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है। जब चेन को मालूम होता है कि ALS के पेशेंट सिर्फ 3 से 5 साल तक जिंदा रह सकते हैं तो ये पढ़कर चेन रोने लगता है। इसको गुस्सा भी आ रहा होता है कि ये अपने दोस्त की कोई मदद भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ एनसी लिनताओ को याद करते हुए बहुत ज्यादा रो रही होती है। चेन जब वापस घर पर आता है तो इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की होती है। चेन हेशन से कह रहा होता है कि बोतल खोलने में मेरी मदद करो तो हेशन कहती कि क्या तुम डिसेबल हो, तुम खुद ही ये कर लो। चेन गुस्से में ये बोतल फेंकता है, कहने लगता है कि अगर ये बोतल खुलेगी नहीं तो भला कोई पानी कैसे पिएगा। हेशन इसका ये रवैया देखकर चौंक जाती है और चेन अब रोते हुए कह रहा होता है कि ये बोतल खोलने में कोई मेरी मदद करे। हेशन इसके पास आती है और पूछने लगती है कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो, जबकि चेन बस रोते हुए यही कही जा रहा होता है कि अगर वो बोतल खोल नहीं पाएगा तो वो पानी कैसे पिएगा। हेशन को भी बहुत बुरा लग रहा होता है कि आखिर इसको आज हुआ क्या है। चेन रोते हुए कह रहा होता है कि मुझे नहीं मालूम कि अब मैं क्या करूंगा। रात में लिनताओ जब पानी पीने के लिए आता है तो ये देखता है कि बोतल का कैप पहले से ही खुला होता है। ये देखकर लिनताओ बहुत हैरान होता है तो ये बाकी सब बोतल्स को भी चेक करता है, उन सब के कैप्स भी खुले होते हैं। एक्चुअल में चेन ने जाने से पहले लिनताओ के लिए सभी बोतल्स के कैप खोल दिए थे। लिनताओ को ये देखकर अपने लिए बुरा लग रहा होता है कि अब ये पानी की बोतल भी नहीं खोल सकता। अगली सुबह चेन जब इसको काम पर लेकर जा रहा होता तो लिनताओ कहता है कि तुम्हें मुझे पिक करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद काम पर जा सकता हूँ। चेन कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आया हूँ। चेन कहता है कि हमारा सीनियर काफी फिट है क्योंकि वो हर रोज एक्सरसाइज करता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों सुबह वॉक पर चलें, उसके बाद एक साथ ब्रेकफास्ट करें और उसके बाद मैं तुम्हें काम पर छोड़कर वापस चला जाऊंगा। अब से हम ऐसा ही किया करेंगे। इसकी बातें सुनकर लिनताओ मुस्कुरा रहा होता है। चेन घर पर आकर अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैंने हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया सोचा है। मुझे लगता है कि हमें हॉस्पिटल खोल लेना चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल के जरिए हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। इसके पेरेंट्स कहने लगते हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। चेन अपने पेरेंट्स से कहता है कि फिर आप मुझे 20,000 यॉन दे दें। इसके मॉम डैड कहते हैं कि तुम्हें 20,000 यॉन किस लिए चाहिए। चेन कहने लगता है कि आपने मेरे बिजनेस आइडिया को भी रिजेक्ट कर दिया, अब आप मुझे 20,000 यॉन भी नहीं दे रहे, क्या आप मुझे प्यार करते भी हैं या नहीं। डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें सही से प्यार करता हूँ। ये कहते हुए ये चेन को मारने लगते हैं। आज हेशन बाओ से पूछती है कि क्या एनसी ठीक है, तो बाओ कहता है कि हाँ एनसी नॉर्मल ही एक्ट कर रही है आज तो। हेशन कहते हैं कि आखिर मुझे समझ नहीं आ रही कि इन दोनों का ब्रेकअप हुआ क्यों है, इन दोनों के दरमियान तो कोई झगड़ा भी नहीं था। अब एनसी यहाँ पर आती है तो हेशन इससे कहने लगती है कि कल चेन जब वापस आया था तो इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, लेकिन अजीब बात यह है कि पहले जब भी चेन ड्रिंक करता है तो वो बहुत सी अब नॉर्मल हरकतें करता है, लेकिन कल रात कुछ डिफरेंट था। एनसी कहती है कि क्या हुआ। हेशन कहती है कि कल वो रो रहा था, वो वाटर बोतल को लेकर ऊंचे ऊंचे रो रहा था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आई कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। एनसी कहती है कि क्या लिनताओ को कुछ हुआ है। हेशन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो लगता है कि उसे किसी लड़की ने धोखा दे दिया होगा। आज ऑफिस में डोंगयन लिनताओ के पास आता है, उससे कहता है कि अगर तुम फ्री हो तो मुझे तुमसे बात करनी है। अब ये दोनों साइड में बात करने के लिए आ जाते हैं। डोंगयन कहता है कि तुमने ब्रेकअप क्यों किया। लिनताओ कहता है कि मैं अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं रखना चाहता। डोंगयन इसका कारण पूछता है तो लिनताओ कहता है कि कोई खास वजह नहीं है, मैं बस कुछ टाइम के लिए अकेले रहना चाहता हूँ। इससे पहले हमारे कुछ झगड़े भी हो चुके हैं, लेकिन उनमें ज्यादा गलती मेरी ही थी। एनजी काफी अच्छी लड़की है। डोंगयन कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि हर किसी को अपने बारे में फैसला लेने का हक है, लेकिन तुम्हें इतनी अच्छी लड़की के साथ बगैर किसी कारण के ब्रेकअप नहीं करना चाहिए। लिनताओ डोंगयन से कहता है कि तुम भी एनसी को पसंद करते हो ना, तो फिर तुम्हें मुझे उससे पैचअप करने के लिए मनाना नहीं चाहिए। डोंगयन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं चाहता था कि तुम लोगों का ब्रेकअप हो जाए ताकि मैं इस बात का फायदा उठा सकूं। लिनताओ कहता है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। डोंगयन कहता है कि किसी को पसंद करना कोई बुरी बात नहीं है, मुझे लगता है कि एनजी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर तुम दोनों साथ में नहीं होते तो मैं सीरियसली एनजी को चेज करता, लेकिन अब तुम दोनों साथ हो तो तुम्हारा सीनियर और दोस्त होने के हैसियत से मैं तुम दोनों के लिए वाकई में ही बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आखिर तुम दोनों के दरमियान हुआ क्या है, लेकिन मैं वाकई में चाहता हूँ कि तुम दोनों का दोबारा पैचअप हो जाए। क्या हर मसले का ब्रेकअप ही बेस्ट सोल्यूशन है। अब लिनताओ अपना हर काम लेफ्ट हाथ से करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। आज एनजी जब मार्केट आती है तो उसकी नजर इसी डम्पलिंग स्टॉल पर पड़ती है। इस स्टॉल को देखकर एनजी को अपनी और लिनताओ की बहुत सी अच्छी यादें याद आती हैं। आज चल लिनताओ के लिए इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर ले आता है, जिसको खुद हैंडल करके लिनताओ भी अच्छा महसूस कर रहा होता है। लिनताओ आज अपने सीनियर के लिए जब कॉफी बना रहा होता है तो इसके हाथ से चीजें गिरी जा रही होती हैं। अपने हाथ को यूं देखकर लिनताओ बहुत ज्यादा डर जाता है। यहाँ पर होंगशाओ
आती है तो लिनताओ होंगशाओ से कहता है कि कॉफी बनाने में तो मेरी मदद कर दो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। लिनताओ जब काम से फ्री होता है तो चेन पहले से इसको लेने के लिए यहाँ पर मौजूद होता है। चेन लिनताओ से ऐसे ही नॉर्मली बातें कर रहा होता है तो लिनताओ चेन से कहता है कि मैं अपना सीधा हाथ अब बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा। ये सुनकर चेन भी घबरा जाता है। एनसी बहुत उदास होती है। बाओ जब काम से फ्री होकर जा रहा होता है तो एनसी को कहती है कि क्या तुम्हारे आज रात के कोई प्लान्स हैं? बाओ कहता है कि नहीं। अब चेन लिनताओ को स्प्लिट पहना देता है। लिनताओ कहता है लेकिन बाजू की इंजरी को ठीक होने में 3 महीने लगते हैं, ये तरीका 3 महीने से ज्यादा काम नहीं करेगा। अगर तब तक मेरा लेफ्ट हाथ भी खराब हो गया तो चेन कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तब भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। लिनताओ ये सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि वाकई में ही इसको देखकर पता नहीं चल रहा, जब भी मैं बाहर जाऊंगा तो इसको पहनूंगा। चेन कहता है कि तुमने एनसी से तो ये बात छुपा ली है, लेकिन तुम्हें अपने पेरेंट्स से ये बात नहीं छुपानी चाहिए। हम मिलकर कोई ना कोई हल तलाश कर सकते हैं। वैसे भी ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको तुम लंबे अरसे तक अपने पेरेंट्स से छुपा सकते हो। क्या तुम उस वक्त तक इंतजार करना चाहते हो जब तुम बिल्कुल भी मूव ना कर पाओ? क्या तुमने सोचा है कि जब वो तुम्हें उस हालत में देखेंगे तो उन पर क्या बीतेगी, क्योंकि वो तो इसके लिए मेंटली तैयार ही नहीं होंगे। जिस दिन से तुमने मुझे बताया उस दिन से मैं भी बहुत परेशान हूँ, यहाँ तक कि मैं रात को सही से सो भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये डर लगा रहता है कि अगर तुम कहीं गिर गए और मैं तुम्हारी मदद के लिए मौजूद ना हुआ तो हम क्या करेंगे। लिनताओ बात बदलते हुए कहता है कि मुझे भूख लगी है, हम चलकर खाना खाते हैं। एशियन एनसी को घर पर लेकर आ रही होती है। एनसी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है आज। एशियन कहती है कि तुम अपने साथ बाओ को ड्रिंक करने के लिए क्यों ले गई, तुमने तो आज उसको डरा ही दिया था। अभी भी एनसी और ड्रिंक मांग रही होती है। इसका शोर सुनकर डैड भी जाग जाते हैं। डैड कहते हैं कि इसने आज इतनी ड्रिंक क्यों कर ली है। एशियन कहती है कि आज हम साथ में ड्रिंक करने के लिए गए थे। एनसी अपने डैड से कह रही होती है कि डैड अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अकेले सर्वाइव कर सकती हूँ, सिर्फ लिनताओ ही तो है, क्या मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। एशियन इसका मुंह बंद करवा रही होती है, लेकिन डैड लिनताओ वाली बात सुनकर बहुत हैरान होते हैं। एशियन कहती है कि इसने ज्यादा ड्रिंक कर ली इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। अगली सुबह लिनताओ जब ऐसे ही ऑफिस आता है तो शेंग पूछता है कि तुम्हारी बाजू को क्या हुआ है। तो लिनताओ कहता है कि मैं फुटबॉल खेलते हुए नीचे गिर गया था। शेंग कहता है कि अगर तुम्हें मदद की जरूरत हुई तो बताना। इतने में लीडर लिनताओ को आकर अपने पास बुलाते हैं। लीडर लिनताओ से पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या है। तो लिनताओ कहता है कि मेरा राइट हाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। लीडर कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलकर किसी से मिलना है। अब डैड एनसी पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, लेकिन तुमने अपने डैड को ये बात बताई ही नहीं। एनसी कहती है आपको मालूम हो तो गया है। डैड कहते हैं लेकिन तुमने तो मुझे नहीं बताया ना। एशियन कहती है किसने बताया तो था जब ये कल रात ड्रंक थी। डैड कहते हैं कि क्या लिनताओ ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया है। तो एनसी कहती है कि नहीं, मैंने ब्रेकअप किया क्योंकि अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। डैड कहने लगते हैं कि सारी तुम्हारी गलती, मैं लिनताओ को जानता हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, उसने मेरी सर्जरी के पैसे भी पे किए। बात पैसों की नहीं है, बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की है जो उसने उठाई है। एनसी कहती है कि इसका मतलब है कि अगर उसने आपकी सर्जरी के पैसे पे किए हैं तो अब मैं उसके साथ ब्रेकअप नहीं कर सकती, मुझे उसके साथ शादी करनी होगी। डैड एनसी को ही डांटे जा रहे होते हैं कि तुमने गलत फैसला किया है। एनसी एशियन और अपने डैड से कहती है कि आप दोनों ही लिनताओ के पास नहीं जाएंगे और अगर आप गए तो मैं आपसे फिर बात नहीं करूंगी कभी। ये कहकर एनसी अपने रूम में चली जाती है। अब मिस्टर वे लिनताओ को अपने साथ डॉक्टर वू से मिलवाने के लिए लेकर आते हैं। लीडर कहते हैं कि डॉक्टर ने हमें सारी सिचुएशन अच्छे से समझाई है, लेकिन हम इस बीमारी को फार्मास्यूटिकल रिसर्च के लिहाज से भी जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जो ALS के खिलाफ काम कर सके। डॉक्टर वो कहते हैं कि हमारी लैब ALS के प्रोजेक्ट पर काम तो कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। लिनताओ कहता है कि मुझे डॉक्टर ने बता दिया है कि मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। लीडर कहते हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए पैसों की जरूरत है। तो डॉक्टर वो कहते हैं कि पैसा तो इस प्रोजेक्ट का सिर्फ एक हिस्सा है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, हो सकता है कि इसकी मेडिसिन बनाने में 10 साल या उससे भी ज्यादा का वक्त लग जाए। जब ये दोनों यहाँ से वापस आ रहे होते हैं तो लीडर लिनताओ को इनकरेज करते हुए कह रहे होते हैं कि डॉक्टर वू की लैब ALS के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और भी बहुत सारी डिजीज के बारे में बता रहे होते हैं जिनका पहले कोई इलाज नहीं था, लेकिन अब उनका इलाज हो रहा है। हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जब ये दोनों कार में बैठ जाते हैं, लिनताओ कहता है कि मेरे पास सिर्फ 3 से 5 साल का टाइम है, मेरे लिए अब वक्त लिमिटेड हो गया है। लीडर कहते हैं कि 5 साल का अरसा भी छोटा तो नहीं है, तुम्हें खुद पर थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए। मैं इस फील्ड में डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स तलाश कर रहा हूँ ताकि हमें थोड़े और ऑप्शंस मिल सके। लिनताओ अपने लीडर को ये सब करने के लिए थैंक्स बोलता है। लीडर कहते हैं कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है और कहने लगते हैं कि हर किसी के लिए ही टाइम लिमिटेड है, एंड में तो हम सबको ये दुनिया छोड़कर जाना है, इसलिए हम सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं। लिनताओ कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं। आज ये की मॉम ग्रैंडपा के घर इससे मिलने के लिए आई होती है। ये से कह रही होती कि यूनिवर्सिटी जाने से पहले तुम्हें अपने डैड से मिल लेना चाहिए। ये कहते हैं लेकिन मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि लिनताओ ये दोनों ही वापस घर नहीं आते, इसमें तुम दोनों का कसूर है। ये कब से मेरे साथ रह रहा है, लेकिन इसके डैड एक दफा भी इसको मिलने के लिए नहीं आए। तुम उससे कह देना कि ये मेरे साथ
आती रहेगा, मैं इसकी तालीम का सारा खर्चा भी उठा लूंगा और इसको यूनिवर्सिटी भी ले जाऊंगा। ये कहकर ग्रैंडपा ये को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। अगले दिन ललिता को मैसेज आता है, ये चंद को बताता है कि मेरे ग्रैंडपा यहाँ पर आ गए हैं। जब ये दोनों वापस घर आ रहे होते हैं तो ये चंद से भी यही कह रहा होता है कि हम यही कहेंगे कि फुटबॉल खेलते हुए मुझे चोट लगी है। चंद कहता है कि लेकिन असल मसला ये है कि जब ग्रैंडपा एनजी के बारे में पूछेंगे तो हम क्या करेंगे। तो ललिता कहता है कि हम इस मसले को बाद में हैंडल कर लेंगे। अब ये दोनों जब घर के अंदर आते हैं तो ग्रैंडपा ये पहले से ही यहाँ पर मौजूद होते हैं और इसके साथ ही ललिता देखता है कि एनजी भी यहाँ पर होती है। ललिता एनजी को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होता है। ग्रैंडपा ललिता से कहते हैं कि तुम्हारी बाजू को क्या हुआ है। तो ललिता कहता है कि मैं फुटबॉल खेलते हुए नीचे गिर गया था। ग्रैंडपा एनजी से कहते हैं लेकिन तुमने तो मुझे नहीं बताया। एनजी ग्रैंडपा से कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि आप परेशान हो। एनजी और ललिता एक दूसरे को यूँ देखकर बहुत ही ऑकवर्ड महसूस कर रहे होते हैं। जब ये सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम बिजी थे इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। एनजी हमें यहाँ पर लेकर आई है। ग्रैंडपा कहते हैं कि अभी एक और गेस्ट भी है जिसको यहाँ पर आना है। इसके साथ ही एनजी के डैड यहाँ पर आ जाते हैं। ललिता एनजी के डैड को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होता है और एनजी के डैड यहाँ पर नॉर्मली ही बिहेव कर रहे होते हैं। जब एनजी कचरा फेंकने के लिए बाहर आती है तो ललिता भी एनजी से बात करने के लिए बाहर आता है। ललिता एनजी से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एनजी से पूछती है कि आखिर तुम कब गिरे। तो ललिता कहते हैं कि कुछ दिन पहले। एनजी कहते हैं कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे ग्रैंडपा अपसेट हो, इसी वजह से मैं आ गई। ललिता कहता है कि फिर अंकल यहाँ पर क्यों हैं। एनजी कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने कहा था कि वो मेरे डैड से मिलना चाहते हैं इसलिए मैं उनको इनकार नहीं कर पाई। ललिता कहते हैं कि क्या तुम्हारे डैड जानते हैं। तो एनजी कहती है कि हाँ वो जानते हैं। ललिता बहुत हैरान होते हुए पूछता है कि फिर वो यहाँ पर क्यों आए। एनजी कहती है कि मैंने अपने डैड को इंसिस्ट किया था तो वो मान गए। अब एनजी और इसके डैड ग्रैंडपा को बाय बोल के यहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही लिफ्ट बंद होती है तो एनजी अपने डैड को यहाँ पर आने के लिए थैंक्स कर रही होते तो डैड कहते हैं कि अब तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही हो। एनजी के डैड इसी बात पर इसको डांट रहे होते हैं कि इतने में लिफ्ट दोबारा खुल जाती है क्योंकि ग्रैंडपा एनजी के डैड को सॉसेजेस देना भूल गए होते हैं। लेकिन ग्रैंडपा इन दोनों की बातें नहीं सुन पाते। अब ललिता ये के पास आता है और उसको कार्ड देते हुए कहता है कि तुम ये पैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मॉम ने ग्रैंडपा को ट्यूशन फीस दे दी है और उन्होंने मुझे मेरे बाकी खर्चे के भी पैसे दे दिए हैं। ललिता कहता है लेकिन ये पैसे तो मैंने तुम्हारे लिए सेव किए थे। ये इसको एक कार्ड वापस कर देता है और कहता है कि तुम इन पैसों को इस्तेमाल कर लेना। रात को एनसी के डैड जब इसको देखने के लिए आते हैं तो एनसी रोते रोते ही सो गई होती है। डैड एनसी के हाथ से टिश्यूज पकड़ लेते हैं और इनको एनसी को इस तरह से देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है। अगली सुबह एनसी ग्रैंडपा को अपना कैफे दिखाने के लिए लेकर आती है। ग्रैंडपा को एनसी का कैफे देखकर बहुत अच्छा लगता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये सब आइटम्स तो मेरी वर्कशॉप की हैं। एनसी कहती है कि ये पूरा कैफे आप ही की वजह से तो बना है तो इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। एनसी ग्रैंडपा को यहाँ चेयर पर बैठने के लिए कहती है और बताने लगती है कि ये सारे टेबल्स और चेयर्स ललिता ने बनाए हैं। ग्रैंडपा इसको देखकर कहते हैं कि जो टाइम ललिता ने मेरे साथ वर्कशॉप में गुजारा है उसका फायदा हुआ है। अब ग्रैंडपा एनसी का बनाया हुआ केक टेस्ट करते हैं, वो भी ग्रैंडपा को बहुत पसंद आता है। यहाँ पर ये आते हुए कहता है कि ग्रैंडपा देख रहे हैं आप, मैं यहाँ पर मुफ्त में काम कर रहा हूँ। ये सुनकर ग्रैंडपा हंसने लगते हैं। अब हेशन भी ग्रैंडपा से मिलने के लिए आ जाती है कि मैं एनजी की बेस्ट फ्रेंड हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने तुम्हें पिक्चर में देखा है, तुम ऐसे देखने में ज्यादा सुंदर दिखाई देती हो। ये सुनकर हेशन बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि सभी ये कहते हैं। अब हेशन ग्रैंडपा को अपना लाइव स्ट्रीमिंग रूम दिखाने के लिए ले जाती है। ये कप साफ कर रहा होता है तो एनसी कहती है कि अगर तुमसे ये टूट गया तो तुम्हें इनके पैसे देने होंगे। ये कहता है कि मैं पैसे क्यों दूंगा। तो एनसी कहती है कि फिर क्या मैं तुम्हारे लिए पैसे दूंगी। ये इसको अंडर एज कह रही होती है तो ये कहते हैं कि अब मैं अंडर एज नहीं रहा, मैं अब कॉलेज जाने वाला हूँ, इसलिए मुझे ये मत कहो। एनसी कहती है कि जब तुम 80 साल के भी हो जाओगे तब भी तुम हमारे सामने अंडर एज ही रहोगे। ये कहता है कि तुम और लिंता तो 80 साल की उम्र तक एक दूसरे के साथ ही होगे। ये बात सुनकर एनसी अपसेट हो जाती है। एनसी ये कहती है कि क्या तुम शू टियन हे को जानते हो। ये कहते हैं कि हाँ वो मेरे भाई का बचपन का दोस्त है। एनसी कहती है कि क्या तुम्हारे पास उसका वीचैट है। ये कहता है कि हाँ। एनसी कहती है कि मैं उसका वीचैट देखना चाहती हूँ। ये एनसी को शू टियन हे का वीचैट दिखाता है। वीचैट मोमेंट्स में शू टियन हे सबको ये बता रहा होता है कि मेरी मॉम मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर रही है। ये देखकर एनसी बहुत हैरान होती है। एनसी लिंता के घर से अपना सारा सामान पैक कर रही होती है। एनसी की नजर मेडिसिन बॉक्स पर पड़ती है। ये इस मेडिसिन बॉक्स को देखने लगती है लेकिन इस पर लॉक लगा होता है। इसके साथ ही लिंताओ घर पर आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि तुम दोपहर में आने वाली हो। तो एनसी कहती है कि मुझे बाद में काम था इसलिए मैं जल्दी आ गई। अब एनसी जब अपना सारा सामान पैक कर चुकी होती है, यहाँ से जाने वाली होती है तो लिंताओ इससे माफी मांगता है। एनसी कहती है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप किया इसलिए तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। एनसी कहने लगती है कि मैं आजकल यही सोच रही थी कि आखिर मैंने कहाँ गलती की है, लेकिन अब मुझे ये बात रियलाइज हो गई है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। शायद हम दोनों का सफर इतना ही था, अब हम दोनों का सफर बदल गया है। ऐसा तो नहीं होगा कि हमें दोबारा कभी किसी और से प्यार नहीं होगा। हो सकता है कि फ्यूचर में मजीद ब्रेकअप्स हमारा इंतजार कर रहे हों। यहाँ पर इन दोनों की एक फोटो पड़ी होती है तो एनसी कहती है कि ये मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ क्योंकि हमारा रिलेशनशिप खत्म होने से पहले बहुत अच्छा था। एनसी को यूँ जाता हुआ देखकर लिंताओ को बहुत दुख हो रहा होता है। अब एनसी यहाँ से जाने लगती है तो लिंताओ उसका बैग पकड़ लेता है
और कहते हैं कि मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आता हूँ। एनजे कहते हैं कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो हम दोनों को ऐसे ही एक्ट करना चाहिए, मैं ये सब कुछ फेस कर सकती हूँ। ये लेनताओ को गुड बाय कहती है और यहाँ से चली जाती है। एनजे के यहाँ से जाते ही लेनताओ अपने मेडिसिन बॉक्स को चेक करता है, लेकिन ये लॉक ही होता है। अब दिखा जाता है कि एनसी ये का सारा सामान पैक कर रही होती है। सामान पैक करने के बाद ये ग्रैंडपा से कहती है कि कल ये कॉलेज जाने वाला है तो आप कुछ दिन और क्यों नहीं ठहर जाते। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरा गेट बॉल का कंपटीशन है, वैसे भी मैं तुम लोगों से मिलने के लिए आया था। मुझे बहुत खुशी है कि तुम लोग एक साथ बहुत खुश हो। मेरे पास फिर जब टाइम होगा तो मैं आ जाऊंगा। एनसी कहती है कि जब आपने आना होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको पिक कर लूंगी। ग्रैंडपा कहते हैं कि इतनी देर हो गई है लेकिन लिंदाओ अभी तक वापस नहीं आया। एनसी कहती है कि लिंदाओ आजकल वैसे ही ओवर टाइम काम करता है, इसलिए आपको सो जाना चाहिए। अगली सुबह ग्रैंडपा यहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंडपा के जाने के बाद एनसी लिंदाओ से पूछती है कि क्या शूटियान है की शादी हो गई है। लिंदाओ को मालूम हो जाता है कि इसका झूठ पकड़ा गया है। एनसी कहती है कि क्या शूटियान है की शादी हुई और फिर उसके बाद उसकी डिवोर्स हो गई या फिर उसकी कभी शादी ही नहीं हुई। लिंदा को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि एनसी को क्या जवाब दे। एनसी कहती है कि उसकी मॉम वीचैट मोमेंट्स पर उसको लास्ट वीक शादी करने के लिए मना रही थी। एनसी लिंदा से कहती कि आखिर तुम किसकी शादी पर गए थे। लिंदा कुछ भी नहीं कह रहा होता तो एनसी कहती कि मुझे जवाब दो कि आखिर तुमने उन सब दिनों में क्या किया है, आखिर तुमने मेरे साथ झूठ बोला ही क्यों। तुम वापस आए और तुमने कहा कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो, आखिर तुम गए कहाँ पर थे। लिंदा कहते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। एनसी कहती है कि हमारे ब्रेकअप का यही कारण है। हिशन सही कहती है क्योंकि तुमने कुछ ऐसा जरूर किया जिसकी तुम मुझे वजाहत नहीं दे सकते। मैं ये सोच रही थी कि कहीं हमारे दरमियान कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई। अगर ऐसा है तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि हम दोनों का दोबारा पैचअप हो जाए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। एनसी लिंदा से कहती है कि तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर सकते हो लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला है और मेरा भरोसा तोड़ा है। ये कहकर एनसी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद लिंदा रात में अपने लेफ्ट हैंड से ड्राइंग करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये ड्राइंग नहीं कर पा रहा होता। ये पानी पीने के लिए ग्लास पकड़ने लगता है लेकिन ये ग्लास भी नहीं पकड़ पाता। ये देखकर लिंदा को एहसास होता है कि इसकी हालत अब मजीद खराब से खराब होती जा रही है। लिंदा अपना चेकअप करवाने के लिए आया होता है और डॉक्टर ने भी इसको यही कहा होता है कि अब इसकी हालत खराब होती जा रही है। लिंदा अपनी मॉम को कॉल करता है। जैसे ही मॉम कॉल उठाती है तो ये के बारे में सवाल पूछने लगती हैं। लिंदा हिम्मत करके अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मैं बीमार हूँ। अब लिंदा बाहर बैठकर इंतजार कर रहा होता है। इतने में इसकी मॉम भागते हुए इसके पास आती है और इसको गले लगाकर रोने लगती है। घर के अंदर आने के बाद लिंदा अपनी मॉम से कह रहा होता है कि मॉम मेरे राइट हैंड के अलावा मेरे बाकी सब बॉडी पार्ट्स ठीक हैं। ये अपनी मॉम को चलकर दिखा रहा होता है कि मॉम मैं भी चल भी सकता हूँ और कहता है कि मॉम मैं अपने लेफ्ट हाथ से बहुत अच्छी कुकिंग करने लग गया और काफी अच्छा लिख भी लेता हूँ। ये अपनी मॉम को अपने लेफ्ट हाथ की हैंड राइटिंग चेक करवाता है। मॉम इसको देखकर भी रोए जा रही होती हैं। मॉम कहती है कि तुम हमेशा से ही ऐसे हो, चाहे जितनी ही बड़ी मुश्किल हो तुम कभी भी किसी को कुछ नहीं बताते। लिंदा कहते हैं कि मॉम मैंने आपको बता तो दिया है। तो मॉम कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्या तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। लिंदा अपनी मॉम को हक कर लेता है, कहता है कि मॉम मेरी फैमिली है और इसी वजह से मैं आपको बता नहीं सका। लिंदा अपनी मॉम से कहता है कि मॉम अगर मैं आपको ना बताता तो मैं दोबारा कभी भी आपको हक नहीं कर पाता। ये सुनकर लिंदा की मॉम इससे कहती है कि तुम डरो नहीं, मैं अब यहाँ पर आ गई हूँ। अगली सुबह लिंदा जब उठकर बाहर आता है तो इसके डैड भी यहाँ पर आ चुके होते हैं। लिंदा डैड से कहते हैं आप तो बिजनेस ट्रिप पर नहीं थे। डैड इसको कहते हैं कि तुम्हारे मेडिकल रिकॉर्ड्स कहाँ पर हैं। लिंदा अपने डैड को अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स दिखाता है। इसके साथ ही यहाँ पर चन आ जाता है। लिंदा चन को अपने पेरेंट्स इंट्रोड्यूस करवाता है, कहता है कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। लिंदा कहता है कि इसको मेरी कंडीशन के बारे में मालूम है, कहीं मुझे कुछ होना जाए इसी वजह से इसको यहाँ का पासवर्ड मालूम है। चन कहते हैं कि मैं यहाँ पर लिंदा को काम के लिए पिक करने के लिए आया हूँ। डैड कहते हैं कि अब तुम्हें काम पर नहीं जाना चाहिए। डैड लिंदा से कहते हैं कि तुम अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। तो लिंदा कहता है कि डैड मैं काम कर सकता हूँ और वैसे भी हॉस्पिटल जाने का कोई फायदा नहीं है। लिंदा के डैडी से पूछते हैं कि तुम अपना इलाज कहाँ से करवा रहे हो। लिंदा बता देता है कि मैं डॉक्टर जाओ से अपना इलाज करवा रहा हूँ। जब ये दोनों कार में बैठ जाते हैं तो चन कहता है कि तुम बीमार हो लेकिन अभी भी तुम्हारे डैड सख्ती से ही तुम्हारे साथ पेश आ रहे हैं। लिंदा कहता है कि जब मैं और ये पैदा हुए थे तो मेरे डैड तब भी बिजनेस ट्रिप पर थे। जब मैं और ये बीमार हुआ करते थे तब भी सिर्फ हमारी मम्मी हमें देखा करती थी। मुझे नहीं याद पड़ता कि कब मेरे डैड ने हमारी टेक केयर की हो। आज पहली बार मैंने देखा है कि मेरे डैड अपना बिजनेस ट्रिप छोड़कर मुझे देखने के लिए आए हैं। उनकी आंखों को देखकर साफ मालूम हो रहा था कि कल रात वो सो नहीं सके। अब लिंदा के डैड डॉक्टर जाओ से मिलने के लिए आते हैं और इनको कुछ केसेस दिखाने लगते हैं कि बहुत सारे केसेस में मिसडायग्नोज भी हुआ है। तो डॉक्टर जाओ कहते हैं कि हमने लिंदा
लेंताओ के सारे टेस्ट करवाए हैं और ये बात कंफर्म है कि लेंताओ को ALS ही है। लेंताओ के डैड कहते हैं कि क्या अब्रॉड में इसका इलाज है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि वहाँ के ट्रीटमेंट और यहाँ के ट्रीटमेंट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। लेंताओ के डैड कहते हैं कि मैं पिछले 30 साल से मेडिकल के प्रोफेशन में हूँ और मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जिनका इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन जब बात अपने बेटे पर आई है तो मैं ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। लेंताओ की मॉम इसके ऑफिस आती हैं तो लेंताओ कहता है कि मॉम अभी भी मेरी छुट्टी में आधा घंटा है, तो आप मेरे साथ अंदर आए, मैं आपको अपना ऑफिस दिखाता हूँ। लेंताओ अपनी मॉम को अपना ऑफिस दिखाता है। मिस्टर वे भी लेंताओ की मॉम से मिलकर काफी खुश होते हैं। लेंताओ की मॉम पूछती है कि क्या लेंताओ यहाँ पर मेहनत से काम करता है, तो मिस्टर वे कहते हैं कि सिर्फ मेहनत से काम नहीं करता बल्कि इसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। ये सुनकर लेंताओ की मॉम को बहुत खुशी होती है। अब मिस्टर वे लेंताओ की मॉम को अपने ऑफिस में कॉफी के लिए इनवाइट करते हैं। मिस्टर वे मॉम से कहते हैं कि लेंताओ ने मुझे अपनी बीमारी के बारे में बताया है, वो काम करना चाहता है, इसलिए मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। मॉम कहती है कि लेंताओ ने आपको सबसे पहले इसके बारे में बताया, तो इसका मतलब है कि लेंताओ आप पर बहुत भरोसा करता है। मॉम कहती है कि मैं और लेंताओ के डैड चाहते हैं कि इसका दोबारा चेकअप करवाया जाए, इसलिए लेंताओ को कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए होगी। तो मिस्टर वे कहते हैं कि कोई मसला नहीं। ये लेंताओ से कहते हैं कि मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। अब मॉम और लेंताओ जब घर पर आते हैं तो डैड खाना बना रहे होते हैं। ये देख कर दोनों ही बहुत हैरान होते हैं। ये लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। डैड कहते हैं कि मैंने बहुत टाइम बाद खाना बनाया, तो मुझे नहीं मालूम कि ये कैसा बना होगा। लेंताओ अपने डैड का बनाया हुआ खाना ट्राई करता है, कहता है कि ये बहुत मजे का बना है। लेंताओ अपने मॉम डैड से कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये कहता है कि मैंने एनजी से ब्रेकअप कर लिया है, उसको भी मेरी बीमारी के बारे में नहीं मालूम और ना ही मैं उस पर ये बर्डन डालना चाहता हूँ और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि अभी ग्रैंडपा और ये को भी इस बारे में मालूम हो। ग्रैंडपा बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए मुझे डर है कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ये ने अभी कॉलेज जाना शुरू किया है, तो मैं चाहता हूँ कि वो अपना कॉलेज खुशी खुशी अटेंड करे। मॉम डैड कहते हैं कि ठीक है। मॉम लेंताओ से कहती है कि मैंने और तुम्हारे डैड ने फैसला किया है कि तुम्हें हम अपने साथ वापस ले जाएं। तो लेंताओ कहता है कि मॉम डैड मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, वैसे भी यहाँ पर मेरे साथ चैन है और ऑफिस में मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे लीडर मौजूद हैं। लेंताओ कहता है कि मैं काम पर ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ जब तक मैं काम कर सकता हूँ, वैसे भी आगे जाकर ऐसे बहुत सारे दिन होंगे जब आपको मेरी टेक केयर करना पड़ेगी, लेकिन मैं अभी एक बेकार इंसान की तरह घर में नहीं रहना चाहता। लेंताओ अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो दिन आने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह ही ट्रीट करें। लेंताओ को मुस्कुराते देखकर डैड भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है और मॉम से भी यही कहते हैं कि जो लेंताओ कह रहा है हम वैसा ही करेंगे। रात में डैड लेंताओ की वजह से ही बाहर बेहद परेशान बैठे होते हैं। ये रो रहे होते हैं क्योंकि ये अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। अब अगली सुबह लेंताओ अपने पेरेंट्स के साथ दोबारा कुछ टेस्ट करवाने के लिए आता है। मॉम डैड से पूछते हैं कि क्या टेस्ट का रिजल्ट आ गया है, तो डैड कहते हैं कि रिजल्ट आने में अभी थोड़ा टाइम है, तो क्यों ना हम लोग चलकर आज कहीं बाहर खाना खाते हैं। अब लेंताओ अपने मॉम डैड के साथ बाहर खाना खाने के लिए आ जाता है। आज लेंताओ के डैड ड्रिंक पे ऑर्डर करते हैं, तो लेंताओ बहुत हैरान होता है कि डैड क्या आप ड्रिंक करेंगे, तो डैड कहते हैं कि हाँ हम थोड़ी सी ड्रिंक तो कर ही सकते हैं। लेंताओ कहता है कि मैं हमेशा सोचा करता था कि वो दिन कब आएगा जब मैं अपने डैड के साथ ड्रिंक कर सकूंगा। डैड को ये सुनकर बहुत रिग्रेट होता है, तो ये फौरन लेंताओ के साथ ड्रिंक करते हैं। लेंताओ डिनर पर अपने पेरेंट्स से नॉर्मली ही बात कर रहा होता है। मॉम लेंताओ को देखकर रो रही होती है, तो डैड इशारा करते हैं कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए। एनसी पे कैफे में बहुत उदास बैठी होती है। डोंगयन एनसी के कैफे में आता है। ये बाओ से पूछता है कि एनसी कहाँ पर है, तो बाओ कहता है कि एनसी वहाँ पर बैठी है, आज ये बहुत अपसेट है, तुम कहो तो मैं उसको बुला देता हूँ। तो डोंगयन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। डोंगयन को एनसी को यूँ उदास बैठा देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है। लेंताओ की आंख खुलती है तो इसके डैड अभी तक जाग रहे होते हैं। डैड कहते हैं कि आओ कुछ देर बैठकर बात करते हैं। ये लेंताओ से कहते हैं कि मैं हमेशा से तुमसे पूछना चाहता था कि क्या तुमने सेकंड ऑप्शन के तौर पर किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था। लेंताओ कहता है कि मैंने अप्लाई किया था, लेकिन मेरे मार्क्स बहुत कम थे, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोल दिया कि मैंने अप्लाई ही नहीं किया था। अगर मेरे ज्यादा मार्क्स आते तो मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी चला जाता। ये सुनकर डैड मुस्कुराते हैं और लेंताओ को बताने लगते हैं कि इनको भी मेडिकल की पढ़ाई में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, लेकिन मैंने ये सारी मुश्किलात सही क्योंकि ये हमेशा से ही मेरा सपना रहा है। और कहते हैं कि मेडिकल यूनिवर्सिटी ने मेरी जिंदगी बदल दी क्योंकि वहीं पर मेरी मुलाकात तुम्हारी मॉम से हुई, जिसके बाद आज मेरे पास मेरी फैमिली है। लेंताओ कहता है कि आपने कभी पहले इसका जिक्र नहीं किया क्योंकि आप पहले बहुत ही बिजी हुआ करते थे। डैड कहते हैं कि इस वजह से नहीं बल्कि ये तो मेरी लापरवाही थी, मैंने तुम्हारी मॉम तुम्हें और ये को नजरअंदाज किया है। मॉम भी चुप कर इनकी बातें सुन रही होती हैं। डैड कहते हैं कि मैंने हॉस्पिटल में इतने लोगों को मरते देखा है, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मैं अपनी काबिलियत से ज्यादा लोगों की जान बचा सकता हूँ। इसी वजह से मेरा सारा फोकस अपने करियर पर हो गया और मैं ये बात भूल गया कि मैं एक हस्बैंड भी हूँ और 2 बच्चों का बाप भी। डैड लेंताओ से कहते हैं कि मैं एक अच्छा डैड नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। लेंताओ
लिनताओ डैड से कहता है कि ऐसा नहीं है। मॉम लिनताओ से कहती है कि तुम मुझे भी माफ कर दो। लिनताओ अपनी मॉम के साथ बैठ जाता है, कहने लगता है कि अगर किसी को माफी मांगनी है तो वो मुझे मांगनी चाहिए। लिनताओ अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं जल्दी मर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपकी टेक केयर नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे माफ कर दें। मॉम डैड लिनताओ की ये बात सुनकर रोने लगते हैं। डैड लिनताओ से कहते हैं कि तुम्हें खुद पर गिव अप नहीं करना चाहिए। लिनताओ मुस्कुराते हुए कहता है कि अगले चंद दिनों में हम मेरे मसले के बारे में बात नहीं करेंगे, इसलिए जैसे आप मेरे साथ बचपन में रहा करते थे वैसे ही आप मेरे साथ ये वीक गुजारिए। मॉम डैड कहते हैं कि हाँ, हम ये वीक ऐसे ही गुजारेंगे। अगले दिन लिनताओ अपने पेरेंट्स को अपनी कंपनी के स्टोर में लेकर आता है और यहाँ पर लिनताओ अपने मॉम डैड को अपना डिजाइन किया हुआ टेबल दिखाता है। मॉम डैड लिनताओ के बनाए हुए टेबल को देखकर बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। लिनताओ वापस घर आकर अपने डैड के साथ फुटबॉल मैच काफी ज्यादा एंजॉय करता है। फिर लिनताओ अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जाता है, यहाँ भी अपने पेरेंट्स के साथ काफी एंजॉय करता है। घर पर वापस आने के बाद लिनताओ के पेरेंट्स सभी टेबल्स की साइड कवर कर देते हैं ताकि लिनताओ को चोट ना लगे। फिर लिनताओ के पेरेंट्स रात में इस बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बैठ जाते हैं। एनजी के डैड आज घर पर आते हैं तो एनजी बहुत अपसेट दिखाई दे रही होती है। डैड इसको देखकर कहने लगते हैं कि तुम्हारा मूड खराब लग रहा है तो क्यों ना मैं तुम्हारे फेवरेट नूडल्स ऑर्डर कर देता हूँ, लेकिन एनजी अपने डैड की बात का जवाब नहीं देती। आज दोंगयन ने चन और लिनताओ को फुटबॉल मैच पर इनवाइट किया होता है। दोंगयन लिनताओ से कहता है कि क्या तुम खेलना चाहोगे, तो लिनताओ कहता है कि नहीं, अभी भी मेरी बाजू ठीक नहीं हुई। दोंगयन चन से पूछता है तो चन कहता है कि मैंने वेट गेन कर लिया इसलिए मैं नहीं खेल पाऊंगा। इसके साथ ही यहाँ पर हीशन एनजी को लेकर आ जाती है। लिनताओ और एनजी एक दूसरे को यहाँ पर देखकर बहुत ही ऑकवर्ड महसूस कर रहे होते हैं। एनजी लिनताओ को यहाँ पर देखने के बाद यहाँ से जाने लगती है, लेकिन हीशन कहती है कि हम यहाँ पर दोंगयन के लिए आए हैं। ये कहकर हीशन जबरदस्ती एनजी को अपने साथ बिठा लेती है। अब फुटबॉल मैच शुरू हो जाता है। एनजी कहती है कि तुमने तो कहा था कि लिनताओ यहाँ पर नहीं आएगा, तो हीशन कहती है कि दोंगयन ने तो यही कहा था कि लिनताओ ने यहाँ पर आने से इनकार कर दिया है। अगर मुझे मालूम होता कि यहाँ पर आने वाला है तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं लेकर आती। एनजी कहती है कि मेरे यहाँ पर आने की वजह से सब कुछ बहुत ऑकवर्ड हो गया है, मुझे चले जाना चाहिए। तो हीशन कहती है कि तुम इसको अब हमेशा तो अवॉइड नहीं कर सकती ना, और वैसे भी तुमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए तुम्हें ऑकवर्ड महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। हीशन ऊंची आवाज में कहती है कि कसूर किसी और का है। चैन लिनताओ से सुनकर कहता है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो हम यहाँ से चले जाते हैं, मैं दोंगयन को मैसेज कर दूंगा। लिनताओ कहता है कि बाद में मुझे सोकर देखने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए हम यहीं पर रहते हैं और मैं एनजी को भी काफी देर बाद देख रहा हूँ। ये कहकर लिनताओ एनजी को देखने लगता है। लिनताओ के पेरेंट्स ने जो इसके दोबारा से टेस्ट करवाए होते हैं उनका रिजल्ट आ गया होता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि लिनताओ को ALS ही है। लिनताओ के सिम्टम्स और भी स्वेयर होते जा रहे हैं तो आपको इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद मॉम डैड से कह रही होती हैं कि आपने हमेशा ही अपने काम की बहुत तारीफ की है, लेकिन इसका क्या फायदा, आपका अपना बेटा बीमार है, क्या आप उसको ठीक कर सकते हैं। मॉम कहने लगती है कि आपको कुछ सोचना होगा। तो डैड कहते हैं कि ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, हम सिर्फ अपने आप को वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार कर सकते हैं। मॉम कहती है कि क्या मुझे अपने बेटे की मौत के लिए तैयार होना पड़ेगा। डैड कहते हैं कि हम इस चीज को बदल नहीं सकते। मॉम कहने लगती है कि वो मेरा बेटा है, मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहती। तो डैड कहते हैं कि वो मेरा भी बेटा है, सिर्फ तुम ही तकलीफ में नहीं हो। मॉम कहती है लेकिन तुमने हमेशा ही अपने करियर पर फोकस किया है, तुम्हें तो ये याद ही नहीं था कि तुम्हारी फैमिली भी है। क्या तुमने कभी अपने बेटों को मुस्कुरा कर देखा या उन्हें हक की? तुम एक अच्छे डैड नहीं हो। ये सुनकर डैड रोने लगते हैं। डैड कहने लगते हैं कि हम अपनी जिंदगी में कितने सारे टेस्ट देते हैं, लेकिन अच्छे पेरेंट्स होने का कोई टेस्ट नहीं होता, क्योंकि बच्चों के पास अपने पेरेंट्स को चुनने की ऑप्शन मौजूद नहीं होती, उनको अपनी किस्मत एक्सेप्ट करनी पड़ती है। ये टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए नाइंसाफी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कितने पेरेंट्स इस बात पर गौर करते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश सही से की भी है या नहीं। वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन पेरेंट्स होने के नाते अगर वो फेल हो जाते हैं तो ये कोई बहाना नहीं है। डैड लिनताओ से कहते हैं कि मैं और तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम इस टेस्ट में फेल हो गए हैं। ये दोनों जब फुटबॉल मैच से वापस जा रहे होते हैं तो हीशन जबरदस्ती कार में आकर बैठ जाती है। चन्ने से उतरने के लिए कह भी रहा होता है, लेकिन हीशन कहती है कि मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम लोग नॉर्मल दिनों में करते क्या हो। ये कुछ कर नहीं पाते तो इनको हीशन को अपने साथ डिनर पर लेकर आना पड़ता है। हीशन सिर्फ डिनर पर लिनताओ को देखे जा रही होती है। ये एकदम से टेबल पर हाथ मारती तो शन कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, अगर तुम्हें हमारे साथ खाना नहीं खाना तो तुम यहाँ से जा सकती हो। हीशन कहती कि मैं यहाँ पर चीटर को देखने के लिए आई हूँ। तो चन कहते हैं कि चीटर कौन है। ये लिनताओ की तरफ इशारा करती है कि ये चीटर है। दोंगयन कहता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तो हीशन कहती कि नहीं, इसने चीट किया है एनजी को। लिनताओ इसकी बातें सुनकर अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा होता है। हीशन गुस्से में से कहती है कि तुम कसम खाओ कि तुमने कभी एनजी को चीट नहीं किया। ये लिनताओ से ये सब करने की एक्सप्लेनेशन मांग रही होती है तो लिनताओ कहता है कि एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है ही नहीं। हीशन कहती कि इसका मतलब है कि तुम एडमिट कर रहे हो कि तुमने एनजी को चीट किया है। अब चन से इस
इसकी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही होती तो ये जबरदस्ती हिशन को यहाँ से ले जाता है। बाहर आने के बाद चन गुस्से में हिशन से कहता है कि मैं ये बात तुम्हें आखिरी दफा बता रहा हूँ कि लिनताओ ने एनसी को चीट नहीं किया। अगर तुमने दोबारा कभी लिनताओ के साथ ऐसा बर्ताव करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। डोंगयन लिनताओ से कहता है कि हिशन जो कुछ कह रही थी क्या वो सच है। लिनताओ कहते हैं कि नहीं। डोंगयन कहता है कि फिर आखिर तुमने एनसी से ब्रेकअप क्यों किया? तुमने ऑफिस से भी छुट्टियां ली हुई हैं, आखिर चल क्या रहा है? चैन डोंगयन से कहता है कि ये बीमार हो गया है, इसका सीधा हाथ अब काम नहीं करता। लिनताओ उसको चुप करने के लिए कह रहा होता है लेकिन चैन डोंगयन को आकर दिखाने लगता है कि ये अपना सीधा हाथ मूव नहीं कर सकता। ये देखकर डोंगयन डर जाता है और लिनताओ भी गुस्से में इससे अपना हाथ छुड़वाता है तो चैन कहता है कि आखिर तुम छुपाने की कोशिश क्या कर रहे हो? तुम क्या सबको तब से चाय बताओगे जब तुम्हारा उल्टा हाथ भी काम नहीं करेगा? चैन ने पोसा ड्रिंक कर ली होती है। डोंगयन इसको बाहर लेकर आता है। चैन डोंगयन से कह रहा होता है कि मुझे कोई तरीका बताओ, मैं लिनताओ को बचाना चाहता हूँ। डोंगयन कहता है कि चाहे सब कुछ जितना मर्जी मुश्किल हो जाए हमें लिनताओ की मदद करनी होगी। लेकिन चैन यहाँ पर रोते हुए कहते कि कोई मेरे दोस्त को बचाओ। अब तो डोंगयन भी इसके साथ बैठकर रोने लगता है। अब लिनताओ अपने मॉम डैड से कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि आप लोग रिटायर होने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन अभी मैं काम कर सकता हूँ तो मैं काम करना चाहता हूँ और जब मुझे जरूरत होगी तो मैं खुद आपके पास आ जाऊंगा। डैड कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, तुम जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, मैं और तुम्हारी मॉम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ये सुनकर लिनताओ को खुशी होती है। आज डोंगयन जब कैफे आता है तो हिशन डोंगयन को देखकर कहने लगती है कि क्या तुम जानते हो कि मुझे बहुत सारे लड़के चेस करते हैं? डोंगयन कहते हैं कि पहले तो मुझे नहीं मालूम था लेकिन अब मुझे मालूम हो गया है। हिशन को ये बात मालूम हो गई होती है कि ये एनसी को पसंद करता है तो हिशन कहती है कि मैं और एनसी भी सिंगल रहना चाहते हैं इसलिए हम 30 साल से पहले किसी से शादी नहीं करेंगे। डोंगयन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये किस तरह की बातें कर रही है तो एनसी इसको इशारा करती है कि ये पागल हो गई है। ये सब कहकर हिशन यहाँ से चली जाती है। डोंगयन कहते हैं कि इसको क्या हुआ है तो एनसी कहती है कि मुझे भी नहीं मालूम, बस मुझे आकर ये कहने लगी कि ये मेरे साथ हमेशा सिंगल रहेगी। वो कहने लगता है कि इसका चैन के साथ झगड़ा हुआ है। आज डोंगयन लिनताओ को पिक करने के लिए आता है। जब ये दोनों कार में बैठ जाते हैं तो डोंगयन कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें एनजी को इस बारे में नहीं बताना? तो लिनताओ कहता है कि हाँ। डोंगयन कहते हैं लेकिन कुछ समय बाद तो उसको मालूम हो जाएगा। लिनताओ कहता है कि उसके लिए यही बेहतर है कि उसको बाद में मालूम हो सकता है कि उस टाइम पर वो किसी और को डेट कर रही हो और उस टाइम पर जब उसको मालूम होगा भी तो वो इतनी अपसेट नहीं होगी। डोंगयन कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि वो तुम्हारी बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करेगी? लिनताओ कहता है कि वो नहीं, मैं अपनी बीमारी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और वैसे भी मैं एनसी को फोर्स नहीं करना चाहता कि वो अपनी 20s में एक बीमार इंसान की टेक केयर करे। डोंगयन कहते हैं लेकिन ये एनसी का राइट है कि उसको ये बात मालूम हो क्योंकि वो ही फैसला करेगी कि उसको तुम्हारे साथ रहना है या नहीं। लिनताओ कहता है कि जब एनसी को उसके बारे में मालूम होगा तो अगर वो मेरे साथ रही तो उसको मेरे जैसे डिसेबल इंसान की टेक केयर करनी पड़ेगी और अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो सारी जिंदगी उसके दिल में ये गिल्ट रहेगा कि उसने मेरा साथ नहीं दिया। दोनों सिचुएशंस में ही एनजी को सफर करना पड़ेगा। इसके बाद चैन और डोंगयन लिनताओ के घर के काम कर रहे होते हैं। अब ये दोनों लिनताओ को अपने साथ बाहर लेकर आते हैं। इन्होंने लिनताओ के पेरेंट्स को वीडियो कॉल भी की होती है कि लिनताओ यहाँ पर इनके साथ बिल्कुल ठीक है। आज एनसी अपने डैड के साथ कैफे से वापस घर जा रही होती है और लिनताओ दूर खड़ा एनसी को यूं जाते हुए देख रहा होता है। लिनताओ अपने पौधों को पानी दे रहा होता है। ये पानी भरने के लिए जब अंदर जाने लगता है तो लिनताओ नीचे गिर जाता है। लिनताओ खुद से उठने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन इतने में ही यहाँ पर चैन आ जाता है। ये लिनताओ के उठने में मदद करता है। अब चैन और डोंगयन लिनताओ को भागते हुए हॉस्पिटल ले आते हैं। डॉक्टर लिनताओ का चेकअप करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी टांगे तो ठीक है लेकिन तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता अकेले चलने से अवॉइड करना चाहिए। सेफ्टी के लिए बेहतर ये है कि तुम जब बाहर जाते हो तो व्हीलचेयर का इस्तेमाल करो। जब लिनताओ डॉक्टर के रूम से बाहर आता है तो ये चैन से कहता है कि मैं एनजी के कैफे जाना चाहता हूँ। तो चैन कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ। अब लिनताओ कैफे के बाहर खड़े होकर ही एनजी को देख रहा होता है। दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा लिनताओ का बैग पैक कर रहे होते हैं तो ग्रैंडपा को बैग में से हॉस्पिटल की स्लिप मिलती है। ये देखकर ग्रैंडपा बहुत हैरान होते हैं। अब ये लिनताओ का बैग चेक करने लगते हैं तो ग्रैंडपा देखते हैं कि लिनताओ के बैग में मेडिसिन भी पड़ी होती है। इतने में लिनताओ की आंख खुल जाती है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने तुम्हारा बैग पैक कर दिया है। लिनताओ भी यही शुक्र कर रहा होता है कि इसके ग्रैंडपा को कुछ मालूम नहीं हुआ। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि लिनताओ एनजी के कैफे से जब वापस आ रहा होता है तो चैन लिनताओ के लिए व्हीलचेयर लेकर आता है। कहता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि मेरा इंतजार करना। तुमने स्टेप्स देखे कितने बड़े हैं, अगर तुम गिर जाते तो अब से तुम व्हीलचेयर में ही ट्रेवल करोगे। लिनताओ कहता है कि ठीक है। अब चैन लिनताओ को व्हीलचेयर पर बिठाकर यहाँ से ले जाता है। आज डोंगयन मिस्टर वे से बात करने के लिए आता है कि डॉक्टर ने लिनताओ को कम से कम चलने के लिए कहा, इसलिए अब लिनताओ को काम पर भी व्हीलचेयर इस्तेमाल करनी होगी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या लिनताओ इस कंडीशन में अपना काम जारी रख सकता है? मिस्टर वे डोंगयन से कहते हैं कि तुम लिनताओ से कहना कि वो अपना ख्याल रखे, मैं उसकी जॉब की टेक केयर करूंगा। एनजी कैफे में काम कर रही होती है उसको हिशन लिनताओ की व्हीलचेयर पर बैठे हुए की पिक्चर भेजती है। जब चैन लिनताओ को
वापस घर लेकर आता है तो एनसी यहाँ पर पहले से ही मौजूद होती है। चन एनसी को देखकर इसके पास आता है लेकिन एनसी इसको पीछे कर देती है। एनसी लिंताओ से कहती है कि तुमने हमारे ब्रेकअप की ये वजह बनाई है कि तुम डिसेबल हो गए हो, तुम मुझसे झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो, क्या तुम्हें इससे कोई अच्छी वजह नहीं मिल सकती थी? चन कहता है कि तुम गलत सोच रही हो। एनसी कहती है कि तुम्हें तो इसके साथ मिलकर मुझे धोखा देने में शायद बहुत मजा आ रहा है। चन कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन एनसी लिंताओ से उठने के लिए कह रही होती है। लिंताओ इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता तो एनसी इसके राइट बाजू को खींचते हुए इसको उठने के लिए कह रही होती है, लेकिन एनसी लिंताओ की बाजू को इस तरह से देखकर घबरा जाती है। एनसी अब लिंताओ के हाथ को पकड़ती है लेकिन लिंताओ गुस्से में अपना हाथ पीछे खींच लेता है। एनसी से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है? लिंताओ कहते है कि तुमने देख लिया है। एनसी लिंताओ से कहती है कि हमें घर चलकर बात करनी है। चन एनसी से कुछ कहना चाह रहा होता है लेकिन एनसी इसको कहती है कि हमें अकेला छोड़ दो। एनसी लिंताओ को लेकर इसके घर पर आ जाती है। एनसी से पूछती है कि तुम अपनी बाजू मूव क्यों नहीं कर पा रहे? लिंताओ कहते हैं कि मुझे ALS है। एनसी सुनकर चौंक जाती है और इससे पूछती है कि इससे क्या होगा? लिंताओ कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा। एनसी कहती है कि क्या इसका इलाज हो सकता है? तो लिंताओ कहता है कि नहीं। एनसी कहती है कि इसी वजह से तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था। लिंताओ कहता है कि हाँ। एनसी कहती है कि फिर ये ब्रेकअप काउंट नहीं करता। लिंताओ कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मेरी बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा। एनसी कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ? लिंताओ कहता है कि इस बीमारी के साथ ज्यादा से ज्यादा मैं 5 साल तक जी सकता हूँ। एनसी जज्बाती हो जाती है और कहने लगती है कि एंड में तो सबको मरना है, मैं भी मर जाऊंगी। लिंताओ कहते हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ रही, इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ अपनी बाजू मूव नहीं कर सकता, कुछ टाइम बाद मैं अपनी पूरी बॉडी मूव नहीं कर पाऊंगा, मैं बिल्कुल पैरालाइज हो जाऊंगा। क्या तुम मुझे इस हालत में देखना चाहती हो? लिंताओ एनसी से कहते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम किसी बेहतर इंसान को डिजर्व करती हो। लिंताओ एनसी को जाने के लिए कह रहा होता है लेकिन एनसी यहाँ से जा नहीं रही होती तो लिंताओ चिल्लाते हुए इसको यहाँ से जाने के लिए कहता है। एनसी रोते हुए कहने लगती है कि मौत तो सबको आनी है और मरने के बाद तो हम एक दूसरे से जुदा होना ही है, तो फिर जब हम जिंदा हैं तो एक दूसरे से दूर क्यों रहें? एनसी लिंताओ से कहती है कि तुम अभी तक अपने सभी काम सही से कर रहे हो तो उसके बावजूद भी तुम मुझे अपने से दूर क्यों कर रहे हो? ये रोते हुए लिंताओ से पूछती है कि क्या मेरे जाने से तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी? लिंताओ भी एनसी की बातें सुनकर रो रहा होता है। एनसी कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरी क्या गलती है, लेकिन तुम प्लीज मुझे अपने से दूर जाने के लिए फोर्स मत करो। एनसी को रोता हुआ देखकर लिंताओ एनसी को हक करता है और इससे माफी मांगने लगता है। अब चन दरवाजा नॉक कर रहा होता है लेकिन हेशन दरवाजा नहीं खोल रही होती। चन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम लोगों को धोखा देकर अच्छा लग रहा था? डॉक्टर ने कहा है कि लिंताओ ठीक नहीं हो सकता और जिस दिन से मुझे ये मालूम हुआ है, चन कहता है कि उस दिन से मैं एक ऐसा सपना देख रहा हूँ जिसमें मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के मरने का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। लिंताओ मेरी फैमिली है, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे दोस्त को बुरा फील हो। मुझे तुम लोगों के सामने ये प्रिटेंड करना पड़ता था कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन क्या किसी को इस बात का एहसास है कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ? ये बातें सुनकर हेशन भी रो रही होती है। हेशन दरवाजा खोलती है और चन को हक करती है। चन रोते हुए से कहने लगता है कि लिंताओ तो इतना अच्छा इंसान है, फिर उसके साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा है? दूसरी तरफ एनसी और लिंताओ भी सारी रात ऐसे ही बैठे रहते हैं। अगली सुबह लिंताओ की जब आंख खुलती है तो एनसी ब्रेकफास्ट बनाकर यहाँ से जा चुकी होती है। एनसी अब डॉक्टर जाओ से मिलने के लिए आती है ताकि ये जान सके कि इस टाइम लिंताओ की क्या कंडीशन है। वापस घर आकर एनसी अपने डैड को जगाती है। एनसी अपने डैड से कहती कि डैड मुझे आपसे बात करनी है। डैड कहते हैं कि हम सुबह बात कर लेंगे। तो एनसी डैड को बताती कि लिंताओ बीमार है। डैड एनसी से कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी मॉम की टेक केयर किया करता था तो मैंने ALS के पेशेंट्स देखे हैं, इसलिए मुझे अंदाजा है इस बीमारी की वजह से ये पूरी तरह से पैरालाइज हो जाते हैं। एनसी कहती है कि लिंताओ की कंडीशन इतनी बुरी नहीं है, बात सिर्फ ये है कि लिंताओ को अभी किसी की जरूरत है जो उसकी टेक केयर कर सके। डैड कहते हैं कि तुम ये करना चाहती हो? एनसी कहती है कि हाँ। लिंताओ की बीमारी को सुनकर डैड को भी बहुत बुरा लग रहा होता है। डैड एनसी से कहने लगते हैं कि इस तरह के पेशेंट की टेक केयर करना बहुत मुश्किल है, तुम ये काम नहीं कर पाओगी। एनसी अपने डैड से कहती है कि आपने भी तो कभी मॉम पर गिव अप नहीं किया था। डैड कहते हैं कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, तुम दूसरे तरीकों से उसकी मदद कर सकती हो और मैंने जिस पर्सन का ख्याल रखा था वो तुम्हारी मॉम थी। तो एनसी कहती है कि लिंताओ मेरा बॉयफ्रेंड है, जिस तरह आप मॉम से प्यार करते थे मैं भी वैसे ही लिंताओ से प्यार करती हूँ। डैड जज्बाती हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक बीमार इंसान की टेक केयर करना कितनी मुश्किल है। ये एनसी को लिंताओ के घर जाने की इजाजत नहीं दे रहे होते। एनसी और उसके डैड में इसी बात पर बहस शुरू हो जाती है। एनसी जब थोड़ा सा रिलैक्स होती थी अपने डैड से कहती कि डैड मैं जानती हूँ कि आप मेरी परवाह करते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि मैं ना जाऊँ, और जहाँ तक बात है लिंताओ की तो वो भी नहीं चाहती
चाहता कि मैं इस सब से गुजरूं, इसलिए लिनताओ ने मुझसे ब्रेकअप किया था। लेकिन क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा है, अगर मैंने लिनताओ को भी छोड़ दिया और उसके बाद लिनताओ को कुछ हो गया तो आपको क्या लगता है कि मैं जिंदा रह पाऊंगी? एनसी अपने डैड से कहती है कि लिनताओ के पास सिर्फ 3 से 5 साल का टाइम है, इसलिए आप प्लीज मुझे 5 साल तक के लिए सब बर्दाश्त करने दें, क्योंकि अगर मैं आज भाग गई तो सारी जिंदगी मुझे ये गिल्ट रहेगा। एनसी अब रोते हुए अपने डैड से जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। अगली सुबह एनसी लिनताओ के घर अपना सूटकेस लेकर आती है। ये सूटकेस देखकर लिनताओ एनसी से पूछ रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो? एनसी कहती है कि मैं मार्केट से कुछ सामान लेने के लिए जा रही हूँ। लिनताओ से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन एनसी कहती है कि मैं वापस आकर तुमसे बात करूंगी। ये कहकर एनसी चली जाती है। इसके बाद एनसी रूम में आकर लिनताओ को चकाती है कि तुम खाना खा लो, लेकिन लिनताओ सो रहा होता है तो एनसी इसका ब्लैंकेट सही करने के बाद रूम से चली जाती है। एनसी के रूम से जाते ही लिनताओ आंखें खोल लेता है। एनसी डम्पलिंग्स खा रही होती है तो ये अपने लेफ्ट हाथ से इसको खाने की कोशिश करती है, लेकिन ये देखती है कि लेफ्ट हाथ से खाना खाना कितना मुश्किल है। अगले सुबह हेशन लिनताओ के घर पर आकर इसके लिए खाना बनाती है। लिनताओ हेशन का बनाया हुआ खाना ट्राई करता है तो कहता है कि वाकई में बहुत मजे का बना है। ये देखकर सन भी अब खाना ट्राई करता है। सन हेशन का बनाया हुआ खाना ट्राई करके बहुत हैरान होता है और इससे कहने लगता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी कुकिंग स्किल्स इतनी अच्छी होंगी। दूसरी तरफ एनसी लिनताओ की मॉम से मिलने के लिए आती है। एनसी लिनताओ की मॉम से कहती है कि मैं आपसे ये डिस्कस करने के लिए आई हूँ कि हमें लिनताओ की टेक केयर कैसे करनी है। मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी रिटायर हो जाऊँ। एनसी कहती है कि आप और लिनताओ के डैड प्रोफेशनल्स हैं, इसलिए आप लोग मुझसे बेहतर लिनताओ की टेक केयर कर सकते हैं, लेकिन लिनताओ की बीमारी चंद महीनों बाद खत्म नहीं हो जाएगी। इन सभी सालों में हमें लिनताओ का ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखने के लिए पैसों की जरूरत होगी, इसलिए हम सारे अपनी जॉब्स नहीं छोड़ सकते। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लिनताओ को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए आप लोग काम करें और मैं लिनताओ की टेक केयर कर लूंगी। मॉम कहती है कि तुम अभी अपनी 20s में हो, ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। एनसी कहती है कि लिनताओ बीमार हो गया है, ये उसकी किस्मत है और उसकी गर्लफ्रेंड होने की हैसियत से ये मेरी भी किस्मत है। जैसे आप दोनों लिनताओ से प्यार करते हैं उसी तरह मैं भी करती हूँ, इसलिए हम लिनताओ पर गिव अप नहीं कर सकते। मॉम एनसी का हाथ पकड़कर इसको ये सब करने के लिए थैंक्स बोलती हैं। अब एनसी ग्रैंडपा से मिलने के लिए आती है। ग्रैंडपा कहने लगती है कि लिनताओ आजकल कुछ ज्यादा ही बिजनेस ट्रिप्स पर जाने लग गया है, वो तो मेरे वीडियो मैसेजेस का भी जवाब नहीं देता। एनसी कहती है कि वो वाकई में काम में आजकल बहुत बिजी हो गया है, मेरी भी उससे बहुत कम ही मुलाकात होती है, लेकिन हम अब मेहनत नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो ग्रैंडपा कहते हैं ये बात तो है। इतने में ही यहाँ पर लिनताओ के डैड आ जाते हैं। अब ग्रैंडपा इन दोनों के लिए टी बनाने के लिए चले जाते हैं तो डैड कहते हैं कि मुझे लिनताओ की मॉम ने बताया है। तो एनसी कहती क्या फिक्र नहीं करें। डैड कहते हैं कि लिनताओ लकी है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। एनसी कहती कि फिर हमें मिलकर मेहनत करनी होगी ताकि हम इस लक को मजीद बढ़ा सकें। अब एनसी वापस आ रही होती है तो ग्रैंडपा एनसी से कहते हैं कि अगली बार तुम लिनताओ को भी अपने साथ लेकर आना। तो एनसी कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम दोनों आपसे मिलने के लिए साथ में आएंगे। ये कहकर एनसी यहाँ से चली जाती है। अब एनसी वापस घर आ जाती है। ये लिनताओ से कहती है कि आज मैं तुम्हारे मॉम डैड और ग्रैंडपा से मिलने के लिए गई थी। तो लिनताओ कहता है कि क्या तुमने ग्रैंडपा को बता दिया है? एनसी कहती है कि मैं उनको ये बात भला कैसे बता सकती हूँ, मैंने उनसे यही कहा है कि तुम बिजनेस ट्रिप पर हो। लिनताओ कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने तुमसे क्या कहा? तो एनसी कहती है कि मंदिर चलकर बात करते हैं। एनसी लिनताओ को बताती है कि तुम्हारी मॉम रिटायर होने का सोच रही है और तुम्हारे डैड भी तुम्हारी टेक केयर करने के लिए अपने डीन की पोजीशन छोड़ रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि हमें पैसों की जरूरत है, इसलिए हम सारे काम करना बंद नहीं कर सकते, इसीलिए मैं तुम्हारी टेक केयर करूंगी। लिनताओ कहता है कि मैं तुम पर बोझ बन जाऊंगा। एनसी कहने लगती है कि मैं कोई ग्रेट इंसान नहीं हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तो तुम बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं करना कि तुम मेरे लिए बोझ हो। एनसी कहती है कि मैं नहीं जानती कि मैं कब तक ये सब हैंडल कर पाऊंगी, अगर कभी मैं ये हैंडल ना कर पाई और चली गई तो क्या तुम मुझे ब्लेम करोगे? तो लिनताओ कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी ब्लेम नहीं करूंगा। एनसी कहती है कि हर वीकेंड तुम्हारे पेरेंट्स हमारे साथ रहने के लिए आएंगे, मैं अपना कैफे रन करूंगी और तुम अपना काम कर सकते हो। हम में से कोई भी गिव अप नहीं कर रहा है, तो तुम्हें भी थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए। एनसी कहती है कि सब चीजें तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएंगी, तो मैं चाहती हूँ कि हम उनका मिलकर मुकाबला करें। लिनताओ इसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है। अगली सुबह एनसी लिनताओ को तैयार करती है। अब एनसी लिनताओ को लेकर अपने कैफे आ जाती है। बाओ ने लिनताओ का वेलकम करने के लिए इसके लिए बहुत कुछ प्रिपेयर किया होता है। बाओ कहने लगता है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम वापस आ गए हो। ये कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारी टेक केयर कर सकता हूँ और फिर लिनताओ से कहता है कि हम सब तुमसे प्यार करते
करते हैं। लिनताओ इसको थैंक्स बोलता है। अब एनजी इसको केक ट्राई करवाने लगती है। एशियन कैफे में सूटकेस लेकर आती है। ये एनजी से कहती है कि ये मुझे अभी तुम्हारे डैड ने दिया है, उन्होंने तुमसे ये कहा है कि तुम अपना ख्याल रखो, अपने आप को ज्यादा मत थका लेना। एनजी कहती है कि क्या वो नीचे हैं? तो एशियन कहती है कि नहीं, वो मुझे ये देने के बाद फौरन चले गए थे। एनजी अपने डैड को कॉल करती है, लेकिन इसके डैड का नंबर बंद जा रहा होता है। सन कहता है कि आखिर क्या हुआ है? एनजी कहती है कि मैंने अपने डैड से कहा था कि मैं लिनताओ की टेक केयर करने के लिए उसके घर पर रहना चाहती हूँ। सन कहता है कि तुम्हारे डैड इसके लिए नहीं माने। एनजी कहती है कि अगर मेरे डैड माने नहीं होते तो वो मुझे ये सूटकेस नहीं देकर जाते। एशियन कहती है कि एनजी के डैड को भी लिनताओ की फिक्र है। इस बैग में लिनताओ के लिए ही न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं। लिनताओ पीछे बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है। लिनताओ को एनजी के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। अब एनजी जब घर पर आकर बैग से ये सामान निकाल रही होती है तो लिनताओ एनजी से कहता है कि क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें मेरे घर आने की परमिशन नहीं दी थी? एनजी कहती है कि अगर उन्होंने मुझे परमिशन ना दी होती तो वो मुझे ये चीजें नहीं देते। लिनताओ कहते कि फिर उन्होंने तुम्हारी कॉल क्यों नहीं उठाई? एनजी कहती कि वो ड्राइव कर रहे थे इसलिए उन्होंने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। वैसे भी तुम तो मेरे डैड को जानते हो, उनको बस ये डर है कि मैं शायद तुम्हारी सही से टेक केयर नहीं कर सकती। लिनताओ कहता है कि लेकिन फिर भी मैंने तुम सबको मुश्किल में डाल दिया है। एनजी कहती कि अगर मैं बीमार होती तो क्या तुम मेरी टेक केयर करने के लिए आते? अगर तुम्हारे पेरेंट्स इससे एग्री ना भी करते तब भी तुम आते ना? लिनताओ कहता है कि हाँ। एनजी कहती है कि फिर ठीक है। आज एनजी रिहेबिलिटेशन नर्सिंग होम आती है। केयर गिविंग टीम की लीडर चेन एनजी से कहती है कि हमारे नर्सिंग होम में एएलएस के पेशेंट्स की टेक केयर तो नहीं की जाती, लेकिन हम पैरालाइज्ड पेशेंट्स की टेक केयर करते हैं। एनजी कहती है कि मुझे इस बारे में इतना कुछ मालूम नहीं है, इसलिए मैं इंटर्न केयर गिवर के तौर पर अप्लाई करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर एनजी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। लिनताओ के घर पर बेल होती है तो लिनताओ दरवाजा खोलने के लिए जाता है। लिनताओ के घर पर एनजी के डैड आए होते हैं। एनजी के डैड लिनताओ को इस तरह से देखकर बहुत चौंक जाते हैं। एनजी के डैड कहने लगते हैं कि जब तुमने ब्रेकअप किया था तो मैंने हर चीज के बारे में सोचा था सिवाय इसके। तो लिनताओ कहते हैं कि मैंने भी इस बारे में नहीं सोचा था। ये कहने लगता है कि मैंने जानबूझकर आपसे ये सब कुछ नहीं छुपाया और मैं जानता हूँ कि ब्रेकअप की वजह से एनजी को बहुत तकलीफ पहुंची थी। तो एनजी के डैड बात बदलते हुए कहते हैं कि तुम्हें मालूम है कि एनजी की मॉम की डेथ तब हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी। लिनताओ कहता है कि मैं जानता हूँ। एनजी के डैड कहने लगते हैं कि एनजी की मॉम को कैंसर था। मैं सारा दिन टैक्सी चलाया करता था और रात में हॉस्पिटल में गुजारता था। उन 3 सालों में मैंने अपना 15 किलो वजन लूज किया था। लोगों को ये लगता था कि शायद मैं बीमार हो गया हूँ, लेकिन ऐसा असल में फिजिकल और मेंटली थकावट की वजह से हुआ था। मैं बहुत बेबस महसूस किया करता था, लेकिन उस टाइम पे जब भी मुझे कोई टेम्पल नजर आता था मैं वहाँ पर प्रे करने के लिए चला जाता था कि शायद मेरी बीवी को जिंदगी मिल जाए, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं हुआ और एनजी की मॉम की डेथ हो गई। मैं पहले अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल पे इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि हॉस्पिटल की स्मेल से मुझे वही सब सीन याद आते थे जो मैंने एनजी की मॉम के साथ हॉस्पिटल में गुजारे थे, जिनको मैं शायद चाहकर भी नहीं भुला सकता। लिनताओ कहते कि इसलिए आप नहीं चाहते कि एनजी भी आप जैसी हो जाए। डैड कहते हैं कि हाँ, मैं वाकई में ऐसा नहीं चाहता क्योंकि इस तरह के दिन गुजारना खुद को टॉर्चर करने जैसा है। डैड कहते हैं कि मैं सेल्फिश नहीं हो रहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरे लिए बिल्कुल बेटों की तरह हो, लेकिन मैं एनजी का डैड हूँ इसलिए मैं नहीं चाहता कि जिस तरह मैंने सफर किया है मेरी बेटी भी उसी तरह सफर करे। लिनताओ कहता है कि अगर मेरे पास चॉइस होती तो एनजी लास्ट इंसान होता जिस पर मैं बर्डन बनना चाहता। मेरा एनजी के लिए प्यार आपसे कम नहीं है। एनजी के डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ। डैड कहते हैं कि आज मैं यहाँ पर आया तो इसलिए था ताकि मैं तुमसे ये कह सकूं कि तुम मेरी बेटी को जाने दो, लेकिन मुझे तब भी बहुत बुरा लगेगा जब एनजी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। मैंने एनजी को रोकने की कोशिश की थी लेकिन एनजी ने मेरी बात नहीं मानी। शायद ये किस्मत है। एनजी की मॉम के टाइम पर भी मुझे लोगों ने कहा था कि मुझे एनजी की मॉम पर गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन मैंने कभी गिव अप नहीं किया। इसलिए जब तक हमारे पास थोड़ी सी उम्मीद भी है तब तक हम इस सब के खिलाफ लड़ सकते हैं। सिर्फ स्ट्रॉन्ग विल ही हमारी मदद कर सकती है। मैं जानता हूँ कि एनजी की विल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी विल भी उसी की तरह स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि तुम दोनों को एक साथ ये सब कुछ फेस करना है। अब तुम इस सब को बदल तो नहीं सकते, तुम्हें इसका सामना करना होगा। एनजी के डैड कहते हैं कि इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी बेटी हिम्मत दिखा रही है तो तुम्हें भी हिम्मत दिखानी होगी। तो लिनताओ कहता है क्या फिक्र नहीं करे। एनजी नर्सिंग हाउस में होते इसको ये की कॉल आती है जिसको सुनते ही यहाँ से फौरन भागने लगती है। अब ये लिनताओ के घर पर आ जाता है। ये लिनताओ से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। लिनताओ कहते हैं कि कुछ भी नहीं, बस फुटबॉल खेलते हुए ये भी कह ही रहा होता है तो ये कहता है कि तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये लिनताओ से पूछता है कि ये सब कब हुआ। लिनताओ कहता है कि 2 महीने पहले। ये कहता है कि क्या मॉम डैड को इस बारे में मालूम है। तो लिनताओ कहता है कि हाँ। ये जज्बाती होकर कहने लगता है कि तुमने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहोगे और मुझसे कहा कि मुझे तुम पर भरोसा करना होगा, लेकिन क्या तुमने कभी मुझ पर भरोसा किया है? क्या तुम मुझे अपना भाई नहीं समझते? लिनताओ कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम अफेक्ट हो। ये कहता है कि आप सब लोग मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं इसलिए मुझसे कोई बात भी शेयर नहीं करते।
कहते हैं अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आता तो मुझे ये बात मालूम नहीं होती कि मेरा भाई डिसेबल हो गया है। ये कहकर ये यहाँ से चला जाता है। अब एनजी ये के पास आती है। ये एनजी से कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। एनजी कहती कि मुझे भी अभी मालूम हुआ है, तुम्हारे भाई ने किसी को भी नहीं बताया, सबको खुद ही मालूम हुआ है। एनजी कहती है कि इसके डायग्नोज को 6 महीने गुजर गए हैं। लिनताओ ने तुम्हारी खातिर डैड से थप्पड़ खाया, तुम्हें म्यूजिक एकेडमी भेजने के लिए पैसे जमा किए और फिर अपने फेस पर स्माइल रखते हुए तुम्हें एकेडमी भेज भी दिया। तुम और अपने भाई से क्या चाहते हो। ये कहता है कि आखिर उसने हमें अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया। एनजी कहती है कि वो इसलिए क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो हमें इस तरह से देखकर ज्यादा तकलीफ में है क्योंकि हम उसको कमजोर होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन हम में से कोई भी उसको बचा नहीं सकता। एनजी ये से कहती है कि तुम्हारे भाई के पास ज्यादा से ज्यादा 5 साल हैं। ये बात सुनते ही लिनताओ को आकर हक करता है और रोने लगता है। अब ये डोंगन के साथ फुटबॉल खेलने के लिए आता है और लिनताओ इनको देख रहा होता है। दूसरी तरफ एनजी नर्सिंग हाउस में अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। ये खाना बनाना सीख लेता है और ये लिनताओ को अपना बनाया हुआ खाना ट्राई करने के लिए कहता है। लिनताओ कहता है कि ये तो वाकई में मजे का है। आज ही सब लोग लिनताओ के साथ कैरियोके आए होते हैं जहाँ पर ये सब काफी एंजॉय करते हैं। अगली सुबह चैन लिनताओ के लिए लेटेस्ट मॉडल की व्हीलचेयर लेकर आता है। अब ये दोनों लिनताओ को इस व्हीलचेयर पर बिठाते हैं। ये व्हीलचेयर ऑटोमेटिक होती तो लिनताओ इसको खुद ही कंट्रोल कर रहा होता है। एनजी चैन से कहती है कि ये कितने की है, तो चैन कहता है कि लिनताओ को ये मेरे डैड ने दी है। तो लिनताओ कहता है कि फिर तुम मेरी तरफ से अपने डैड को थैंक्स बोल देना। रात में एनजी लिनताओ का मसाज कर रही होती है तो लिनताओ एनजी से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एनजी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम काम पर वापस जाना चाहते हो। लिनताओ कहता है कि तुम्हें हमेशा ही कैसे मालूम होता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ। एनजी कहती है कि अगर मुझे नहीं मालूम होगा तो फिर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे हुई। लिनताओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा काम पर जाना ठीक होगा। एनजी कहती है कि कल डोंगयुन और तुम्हारे लीडर कैफे आए थे, मैंने उनसे इस बारे में बात की थी और उन्हें तुम्हारे काम पर आने से कोई एतराज नहीं है। एनजी कहती है कि हम एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें इस बीमारी को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हमें तो इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए सबके साथ बिल्कुल नॉर्मली ही कम्पीट करना चाहिए ताकि सब ये देख सकें कि हम ये कर सकते हैं। लिनताओ कहते हैं कि तुम ठीक कह रही हो। अगली सुबह एनजी लिनताओ को ऑफिस ले आती है। अब डोंगयुन लिनताओ को मिस होंगजियान के ऑफिस में लेकर आता है। मिस होंगजियान कहती है कि मिस्टर वे ने बोर्ड मीटिंग में तुम्हारी सिचुएशन के बारे में सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और सभी बोर्ड डायरेक्टर्स का यही फैसला है कि तुम कंपनी के लिए काम कर सकते हो। अब मिस्टर वे ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई होती है। डोंगयुन और एनजी मीटिंग में बैठे सभी लोगों को पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिसमें ALS के बारे में इंफॉर्मेशन होती है ताकि सबको मालूम हो सके कि किस किस्म की बीमारी है। मीटिंग में लिनताओ सबको अपनी करंट कंडीशन के बारे में बता रहा होता है। लिनताओ कहते हैं कि जब मैं बीमार हुआ था तो सबसे पहले मैंने अपने लीडर मिस्टर वे को बताया था, तो मेरे लीडर ने मुझे बहुत इनकरेज किया। ये मेरे डिजाइनर बनने के सपने को आज भी सपोर्ट करते हैं। जब मैं ड्रॉ नहीं कर सकता था तो इन्होंने मेरे लिए दूसरी अपॉर्चुनिटीज तलाश की। लोग इन्हें मिसअंडरस्टैंड करते हैं लेकिन मेरे लीडर ने कभी भी मुझ पर गिव अप नहीं किया। लिनताओ कहता है कि मेरी फैमिली और फ्रेंड्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जिंदगी को इस बीमारी के साथ ही खत्म कर दूं। लिनताओ कहते हैं कि जब तक मैं काम कर सकता हूँ मैं जेजिया में काम करूंगा। मैं अपना ये छोटा सा सपना आप सबके साथ पूरा करना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ये अपॉर्चुनिटी जरूर देंगे। सभी खड़े होकर लिनताओ के लिए तालियां बजाने लगते हैं और यही कह रहे होते हैं कि लिनताओ तुम ये कर सकते हो। एनजी इन सब का शुक्रिया अदा करती है। अब एनजी लिनताओ को जब काम पे जाने के लिए तैयार कर रही होती है तो कहती है कि ऐसा लग रहा है कि आज तुम्हारा पहला दिन है। लिनताओ कहते हैं कि आज मैं अपने काम के पहले दिन से ज्यादा खुश हूँ। अब ये सब लोग मिलकर लिनताओ को कार में बिठाते हैं। चैन लिनताओ को ऑफिस ले आता है और ऑफिस पहुँचते ही डोंगयुन और लिनताओ के टीममेट्स इसके ऊपर आने में मदद करते हैं। अब लिनताओ ऑफिस में सभी लोगों के ऑर्डर्स देने में इनकी मदद करता है और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स दूसरे डिपार्टमेंट में पहुंचाने का काम भी लिनताओ ही करता है। इसके साथ ही लिनताओ अपने लेफ्ट हाथ से डिजाइन बनाने की भी प्रैक्टिस करता है। ये एनसी से कहते हैं कि मुझे ग्रैंडपा की कॉल आई थी, वो पूछ रहे थे कि हम स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए कब वापस आएंगे। एनसी कहती है कि मैं भी इसी वजह से परेशान हूँ कि हम क्या करेंगे। ये कहते हैं लेकिन अगर हम लोग स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए वापस नहीं गए तो ग्रैंडपा को जरूर शक हो जाएगा। एनसी कहते हैं लेकिन हम इस करंट सिचुएशन में ग्रैंडपा से मिलने के लिए कैसे जाएंगे। ये कहते हैं कि हमें ग्रैंडपा को सच्चाई बता देनी चाहिए, हम हमेशा के लिए तो उनसे ये बात नहीं छुपा सकते ना। एनसी कहती कि मैंने तुम्हारे भाई को मनाने की कोशिश की थी लेकिन वो ग्रैंडपा को ये बात नहीं बताना चाहता अभी। ये कहते हैं कि फिर हम ग्रैंडपा को ये बता देते हैं कि मैं और लिनताओ बाइक से गिर गए थे। मैं भी प्रिटेंड करूंगा कि मुझे चोट लगी है तो ग्रैंडपा को हम पर शक नहीं होगा। एनसी कहती है कि ये ठीक है। घर पर आकर ये सब लोग प्लान कर रहे होते हैं कि इनको ग्रैंडपा के सामने कैसे जाना है। एनसी कहती है कि मैंने इस सारी स्टोरी के बारे में तुम्हारे पेरेंट्स को भी बता दिया है। लिनताओ एनसी से कहता है कि स्प्रिंग फेस्टिवल आ रहा है, तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। एनसी अपने डैड से मिलने के लिए आती है। अपने डैड से कहती है कि क्या अभी भी आप मुझ पर गुस्सा हैं? तो डैड कहते हैं कि मैं तुम पर गुस्सा कैसे हो
सकता हूँ, तुम मेरी बेटी हो और लेंता मेरा सन इन लॉ है। एनसी कहती कि बचपन से लेकर अब तक मैंने कभी भी कोई क्रेजी चीज नहीं की, यही मामला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे बिल्कुल पहले की तरह, और मैं वादा करती हूँ कि मैं अपना भी ख्याल रखूंगी। डैड कहते हैं कि जब तुमने मुझे पहली बार लेंताओ की बीमारी के बारे में बताया था तो तुमसे बहस करके मैंने तुम पर और बर्डन डाल दिया था, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँगा, मैं तुम्हें अकेले सफर करने नहीं दे सकता। एनसी कहती कि मैं नहीं चाहती कि आप इस एज में थक जाएं, आप फिक्र नहीं करें, जब भी मुझे आपकी जरूरत होगी मैं डायरेक्टली आपके पास आ जाऊंगी। एनसी अपने डैड को बताती है कि हम स्प्रिंग फेस्टिवल लेंताओ के ग्रैंडपा के साथ सेलिब्रेट करेंगे, तो डैड कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम लेंताओ के होम टाउन जा रही हो। एनसी कहती है कि अगर आप कहेंगे तो मैं रुक जाऊंगी, तो डैड कहते हैं कि तुम जाओ, जब तक लेंताओ की हेल्थ ठीक है तब तक तुम लोगों को ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, तुम मेरी फिक्र नहीं करना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ चाइनीज न्यू ईयर मना लूंगा। अब ये तीनों ग्रैंडपा के घर पर आ जाते हैं। ग्रैंडपा तो लेंताओ को इस तरह से देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ग्रैंडपा लेंताओ से कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा वीडियो कॉल्स की थी लेकिन तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया, अब मुझे समझ आ गई है कि तुम इस एक्सीडेंट की वजह से ही मेरी कॉल्स नहीं अटेंड कर रहे थे। ग्रैंडपा इन दोनों को डांट रहे होते हैं कि तुम लोग इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो बाइक चलाते हुए। ग्रैंडपा लेंताओ से कहते हैं कि तुम आइंदा बाइक मत चलाना, तो लेंताओ कहता है कि ठीक है मैं आइंदा बाइक नहीं चलाऊंगा ग्रैंडपा। आज चैन अपने मॉम डैड से मिलने के लिए आया होता है। चैन अपनी मॉम को गोल्ड का नेकलेस गिफ्ट करता है। मॉम बहुत खुश होती है कि चैन ने पहली बार इनको कोई गिफ्ट दिया है। एनसी के डैड आज कैफे आते हैं तो बाओ काम कर रहा होता है। एनसी के डैड कहने लगते हैं कि तुम वापस नहीं गए, तो बाओ कहता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मुझे टिकट नहीं मिल सके इसलिए मैं बाद में चला जाऊंगा। एनसी के डैड कहने लगते हैं कि एनसी और लेंताओ तो स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए लेंताओ के ग्रैंडपा के पास गए हैं, मैं भी यहाँ पर अकेला हूँ, तो क्यों ना हम लोग ये फेस्टिवल मिलकर सेलिब्रेट करें। बाओ तो इसके लिए फौरन मान जाता है। लेंताओ एनसी से कहता है कि तुम मेरी ग्रैंडपा के साथ कुछ पिक्चर्स ले लो। एनसी कहती है कि क्यों ना हम लोग ग्रैंडपा के साथ वॉक पर चलें, तो लेंताओ कहते हैं कि ठीक है। एनसी ग्रैंडपा से कहती है कि क्यों ना हम लोग वॉक पर चलें। ग्रैंडपा कहती है कि बहुत अच्छा आइडिया है, आज तो मेरा गेट बॉल का मैच भी है। एनसी कहती है कि ठीक है फिर मैच में हम आपको सपोर्ट करेंगे। फिर ये सब लोग ग्रैंडपा का मैच देखने के लिए आ जाते हैं। लेंताओ ये से कह रहा होता है कि तुम फ्यूचर में ग्रैंडपा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना। ये कहने लगता है कि ग्रैंडपा अक्सर यही कहते हैं कि अकेले रहना काफी कंफर्टेबल है, लेकिन जब से हम वापस आए हैं तो ग्रैंडपा बहुत ज्यादा खुश हैं। अब ग्रैंडपा की बारी होती है तो ग्रैंडपा को ही और एनसी शेयर कर रहे होते हैं। लेंताओ कहते हैं कि जब से मैं बीमार हुआ मुझे ग्रैंडपा की बहुत फिक्र रहने लगी है। जब भी मैं ये सोचता हूँ कि मैं ग्रैंडपा को फ्यूचर में नहीं देख पाऊंगा तो मेरा ध्यान ग्रैंडपा की तरफ ही रहता है। एनसी लेंताओ से कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं और ये ग्रैंडपा की टेक केयर करेंगे। ग्रैंडपा ये मैच जीत जाते हैं। मैच जीत कर ग्रैंडपा भी बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं और लेंताओ भी अपने ग्रैंडपा को यूँ खुश देखकर बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। फिर ये सब लोग वॉक करने के लिए आ जाते हैं। ये यहाँ पर लेंताओ और एनसी की पिक्चर लेता है। अब जैसे ही एनसी यहाँ पर किसी को आता हुआ देखती है तो ये इस आदमी से इन सब की एक साथ पिक्चर लेने के लिए कहती है। फिर ये सब लोग साथ में एक पिक्चर लेते हैं। ग्रैंडपा लेंताओ के साथ बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने जो टी तुम्हारे डैड के लिए बनाई थी वो बहुत काम की है। अब तुम्हारे डैड अक्सर मुस्कुराते हैं और घर के कामों में भी हाथ बटाते हैं। आज सुबह तो तुम्हारे डैड ने मुझे हैरानी कर दिया कि वो मेरा यार्ड साफ कर रहे थे। लेंताओ हंसते हुए कहता है कि फिर आपको ये टी डैड को पहले ही पिला देनी चाहिए थी। ग्रैंडपा कहते हैं कि अब तुम्हारे डैड भी बूढ़े हो गए हैं। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि कहा जाता है कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपका वक्त लिमिटेड हो जाता है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि समय बहुत धीरे धीरे से गुजरता है, लेकिन तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैंने एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि जब तुम छोटे थे तुम मुझसे कहा करते थे कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम मुझे हॉर्स राइडिंग करने के लिए ग्रास लैंड खरीद कर दोगे। लेंताओ अपने ग्रैंडपा की बातें सुनकर इमोशनल हो गया होता है। ग्रैंडपा रोते हुए लेंताओ से कहते हैं कि मुझे कोई ग्रास लैंड नहीं चाहिए और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे हर रोज मिलने के लिए आओ। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा सेफ और हेल्दी रहो, मेरे लिए बस यही काफी है। लेंताओ भी अपने ग्रैंडपा की बातें सुनकर रो रहा होता है। अब लेंताओ ये के साथ गेम खेल रहा होता है और एनसी ग्रैंडपा और लेंताओ के पेरेंट्स के साथ डम्पलिंग्स बना रही होती है। आज ये सभी लोग काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ ईशा ने अपने लिए घर पर खाना ऑर्डर किया होता है। चैन जल्दी से आता है और ये खाना साइड पर रखते हुए ईशन से कहता है कि तुम जल्दी से अपने कपड़े बदल लो। ईशन इसकी वजह पूछती है तो चैन कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर चल रही हो। ईशन इसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो रही होती तो चैन कहता है कि मैं चाइनीज न्यू ईयर पर तुम्हें इस तरह से अकेला खाना खाने नहीं दे सकता। ये सुनकर ईशन इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर ये सब लोग मिलकर न्यू ईयर के डिनर को काफी एंजॉय करते हैं। अब ईशन चैन के साथ उसके पेरेंट्स के घर पर आ गई होती है। चैन की मॉम ईशन से कहती है कि चैन ने मुझे बताया नहीं वरना मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट प्रिपेयर करती। ये ईशन को एक डायमंड ब्रेसलेट दे रही होती है तो ईशन कहती है कि मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत महंगा है। मॉम कहती है कि चैन पहली दफा अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर लेकर आया है। ईशन ये बताने वाली होती कि ये दोनों रिलेशनशिप में नहीं है तो चैन के डैड इसको बताने का मौका ही नहीं देते और कहते हैं कि तुम इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लो। ये लोग इतना फोर्स कर रहे
होते हैं तो चैन हीशन से कहता है कि तुम ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। ये कहते हुए चैन ये ब्रेसलेट हीशन को पहना देता है। हीशन को ये काफी पसंद आता है और इसके लिए ये चैन के पेरेंट्स को थैंक्स बोलती है। एनजी के डैड बाव के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब एनजी के डैड एनजी को वीडियो कॉल करते हैं और ये सब लोग एनजी के डैड को हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे होते हैं। हीशन भी चैन के पेरेंट्स के साथ काफी एंजॉय कर रही होती है। अब ये सब लोग लिनताओ के साथ फायरवर्क्स भी काफी एंजॉय करते हैं। इसके बाद ये सब लोग एक साथ पिक्चर लेते हैं। अब वापस आकर लिनताओ की फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जाती है। काम से फ्री होने के बाद एनजी लिनताओ को वॉक पर भी लेकर जाती है। रात में लिनताओ की आंख खुलती है तो लिनताओ खुद ही उठकर बाथरूम जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लाइट चलाते हुए लिनताओ नीचे गिर जाता है। लिनताओ उठने की बहुत कोशिश कर रहा होता है। इतने में लिनताओ यहीं पर यूरिन कर देता है। ये देखकर लिनताओ बहुत ही बेबस महसूस कर रहा होता है और इसको अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी लिनताओ उठ नहीं पाता तो लिनताओ खुद ही अपने आप को घसीटते हुए बाथरूम में ले जाता है। अब एनसी जब शोर की आवाज सुनती है तो भागते हुए बाहर आती है। लिनताओ एनसी से कहता है कि तुम मेरे करीब मत आना और लाइट भी बंद कर दो। एनसी ये सुनते ही लाइट ऑफ कर देती है और जल्दी से लिनताओ को देखने के लिए भागती है। एनसी लिनताओ के उठने में मदद कर रही होती है, लेकिन लिनताओ आज ये सब देखकर बहुत रो रहा होता है। एनसी लिनताओ के बेड पर शीट बिछा देती है और कहने लगती है कि इसकी मदद से तुम्हें उठकर बाथरूम नहीं जाना पड़ेगा। एनसी लिनताओ के पास आती कि तुम्हें सो जाना चाहिए तो लिनताओ एनसी से कहता है कि तुम मुझे नर्सिंग होम भेज दो। लिनताओ अपने ग्रैंडपा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है और इन दोनों को लिनताओ के बचपन का समय याद आ रहा होता है। ये दोनों इस समय को याद करके इमोशनल दिखाई दे रहे होते हैं। एनसी आज डॉक्टर जाओ से मिलने के लिए आती और उनसे कहती है कि लिनताओ नर्सिंग होम जाना चाहता है। लिनताओ की हालत खराब से खराब होती जा रही है। अब लिनताओ अपने लेफ्ट हाथ से माउस पे मूव नहीं कर सकता और लिनताओ का बाथरूम जाना भी प्रॉब्लम बन गया है। मुझे नहीं समझ आ रही कि मुझे लिनताओ को नर्सिंग होम भेजना चाहिए या नहीं। डॉक्टर जाओ कहते हैं कि लिनताओ को अब फुल टाइम केयर की जरूरत है। इस स्टेज में गिरने की वजह से लिनताओ को डिप्रेशन भी हो सकता है, तो इस बीमारी के न्यू फेज के लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। लिनताओ मिस्टर वे को कह रहा होता है कि ये वो डिजाइन है जिन पर मैं अभी तक काम कर रहा था। मुझे अपना ये काम बहुत पसंद है। इनमें से कुछ ड्राफ्ट्स जो अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किए। मेरे पास चिचिया को ये देने के अलावा कुछ भी नहीं है। मिस्टर वे कहते हैं कि इनसे और कोई भी चीज ज्यादा बेहतर नहीं हो सकती। लिनताओ कहता है कि आज मेरा चिचिया में आखिरी दिन है, तो अपने आखिरी दिन पर मैं अपनी जॉब अच्छे से करूंगा। अब होंगशा इसको लेकर जा रही होती है तो लिनताओ इससे पूछता है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रही हो। तो होंगशा कहती है कि जब तुम पहुँच जाओगे तो तुम्हें मालूम हो जाएगा। इन्होंने लिनताओ के लिए फेयरवेल पार्टी अरेंज की होती है। लिनताओ इसी को देखकर हैरान हो रहा होता है कि इतने में ही सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अब मिस्टर वे यहाँ पर लिनताओ का सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर पढ़ने लगते हैं कि लिनताओ ने सिर्फ जीजिया में काम करते हुए डिजाइन डिपार्टमेंट के लिए काम नहीं किया, बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी बहुत मदद की है। और लिनताओ ने जो डाइनिंग टेबल डिजाइन किया था उसकी सेल्स भी ए लेवल तक पहुँच गई है। डिफरेंट पोजीशंस पर लिनताओ की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की बिना पर लिनताओ को जीजिया की तरफ से आउटस्टैंडिंग ऑलराउंड एम्प्लॉय का अवार्ड दिया जाता है। लिनताओ को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होता है। मिस्टर वे लिनताओ से कहते हैं कि आने वाले दिनों में तुम इसी हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ते रहना। एंड में मिस्टर वे लिनताओ को थैंक्स कहते हैं कि इसने जीजिया के लिए बहुत अच्छा काम किया है और इसको इसका सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दे देते हैं। लिनताओ खुश भी होता है और इमोशनल भी। अब मिस्टर वे लिनताओ से कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए एक और छोटा सा गिफ्ट भी तैयार किया है। चैंग लिनताओ को एक एल्बम दिखाने लगता है जिसमें लिनताओ के इस ऑफिस में काम करने की पिक्चर्स होती हैं और डिफरेंट पिक्चर्स के नीचे इन्होंने कुछ न कुछ लिखा भी होता है लिनताओ के लिए, जिसको देखकर लिनताओ बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। लिनताओ इन सब लोगों को देखते हुए अपने आप से कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को हमेशा याद रखूंगा। मेरी जिंदगी के सबसे बुरे वक्त पर तुम ही लोगों ने मुझे हौसला दिया है और मुझे सपोर्ट किया है, जिसके कारण मुझे ये बात रियलाइज हुई कि काइंडनेस की पावर हौसले में बदल सकती है। इस सारे टाइम में मेरी टेक केयर करने के लिए तुम सब लोगों का शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमेशा आप लोग हेल्दी और खुश रहेंगे। अब मिस्टर वे लिनताओ को खुद बाहर लेकर आते हैं। लिनताओ मिस्टर वे से कहता है कि आपने मुझे जितने भी टास्क दिए थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं आपका असिस्टेंट नहीं रह सकता, इसीलिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ। आपके भरोसे और केयर का बहुत शुक्रिया। लिनताओ मिस्टर वे से कहता है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा और कहता है कि मैं हमेशा ही आपका असिस्टेंट रहूंगा। मिस्टर वे भी काफी इमोशनल हो गए होते हैं। कहते हैं कि मैंने तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर अप्रूव कर दिया है। लिनताओ अपने लीडर को गुड बाय कहता है और एनसी लिनताओ को यहाँ से लेकर चली जाती है। इसके बाद एनसी लिनताओ को नर्सिंग होम ले आती है और कहती है कि हम ये ट्राई करते हैं, अगर तुम्हें इसकी आदत ना हुई तो हम वापस घर चले जाएंगे। लिनताओ कहता है कि ठीक है। एनसी लिनताओ से कहती है कि तुम अंकल गाओ से बात करो, मैं पेपर वर्क कम्प्लीट करके आती हूँ। अंकल गाओ लिनताओ से कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत नाइस है, वो नर्सिंग सीखने के लिए यहाँ पर काफी टाइम से काम कर रही है और ऐसा बहुत कम होता है। लिनताओ कहता है कि मुझे तो इस बारे में मालूम भी नहीं था, मैं अपनी गर्लफ्रेंड पर बर्डन बन गया हूँ। अंकल गाओ कहते हैं कि तुम दोनों फैमिली और फैमिली में तो हम एक दूसरे पर बर्डन होते ही हैं। रात में
एनसी लिनताओ से कह रही होती है कि मैंने तुम्हारी साइड टेबल पर पानी रख दिया है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हुई तुम केयर गिवर को बता देना। लिनताओ कहते हैं कि ठीक है। अंकल गाओ कहते हैं कि तुम मुझे बता देना अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हुई। ये एनसी से कहते हैं कि अब तुम जा सकती हो, मैं लिनताओ की अच्छे से टेक केयर करूंगा। एनसी अंकल गाओ को थैंक्स बोलती है। ये लिनताओ से कहती है कि अब मैं जा रही हूँ, मैं कल आऊंगी। लिनताओ कहते हैं कि तुम अपना काम कंप्लीट करके ही आना। एनसी इसको गुड नाइट बोलकर यहाँ से चली जाती है। अगले सुबह लिनताओ से मिलने के लिए यहाँ पर हिशन और चन आते हैं। हिशन लिनताओ से पूछती कि एनसी कहाँ पर है, तो लिनताओ कहता है कि वो शॉपिंग करने के लिए गई है। हिशन और चन यहाँ पर लिनताओ को नॉर्मल फील करवाने के लिए ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं। अब एनसी लिनताओ के लिए खाना लेकर आती है तो लिनताओ कहता है कि मुझे भूख नहीं लगी है। एनसी इसको कहती है कि तुम थोड़ा सा खा लो, लेकिन लिनताओ कहता है कि नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। एनसी इसको कहती है कि क्या तुम यहाँ पर बोर हो रहे हो, तो लिनताओ कहते हैं कि नहीं। इतने में यहाँ पर अंकल गाओ आ जाते हैं। लिनताओ से कहते हैं कि क्या तुम मैच देखना चाहोगे। लिनताओ कहता है कि हाँ। अब अंकल गाओ लिनताओ को मैच दिखाने लगते हैं। एनसी को ये देखकर अच्छा लग रहा होता है कि लिनताओ अब फाइनली अंकल गाओ के साथ मुस्कुरा रहा है। इसके बाद एनसी कैफे से लिनताओ के पास जा रही होती है तो इसको लिनताओ की मॉम की कॉल आती है। एनसी और लिनताओ चन के साथ होम टाउन वापस जा रहे होते हैं और ये तीनों ही काफी ज्यादा दुखी दिखाई दे रहे होते हैं। अब एनसी लिनताओ को हॉस्पिटल ले आती है। ग्रैंडपा की डेथ हो गई होती है। लिनताओ अपने ग्रैंडपा को यूँ देखकर शॉक में दिखाई दे रहा होता है। पूछता है कि आखिर ग्रैंडपा को हुआ क्या है, तो मॉम बताती है कि आज सुबह ग्रैंडपा गेट बॉल खेलते हुए अचानक से बेहोश हो गए थे। ग्रैंडपा को हार्ट प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने कभी ये बात तुम्हें नहीं बताई। जब ग्रैंडपा का लास्ट ट्रीटमेंट चल रहा था तो वो बार बार तुम्हारा नाम ले रहे थे। लिनताओ को ये शौक में देखकर इसके डैड इसके पास आते हैं। लिनताओ अपने ग्रैंडपा को यूँ देखकर रो रहा होता है। इतने में ही भागता हुआ यहाँ पर ये भी आ जाता है। अब लिनताओ अपने ग्रैंडपा के घर में मौजूद होता है और इसके पास एक लेटर होता है जो कि ग्रैंडपा ने इसके लिए लिखा होता है। इसको देखते हुए लिनताओ कहता है कि मुझे लगा था कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला मैं पहला हूँगा। जब से मुझे अपनी बीमारी के बारे में मालूम हुआ है तब से मैंने न जाने कितनी दफा प्रैक्टिस की है कि मैं आपको आखिरी दफा कैसे गुड बाय कहूँगा, लेकिन इतनी दफा प्रैक्टिस करने के बाद भी मुझे लगता था कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। लिनताओ कहता है कि मैं सोचता था कि मेरी जिंदगी लंबी होगी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे इतनी जल्दी मौत का सामना करना पड़ेगा। लिनताओ अपने ग्रैंडपा से कहता है कि मेरे पास भी कम ही वक्त बचा है, तो आप मेरा इंतजार कीजिएगा। अब हम एक दूसरे से हेवन में ही मिलेंगे। आज लिनताओ की मॉम इसके पास होती है। लिनताओ जैसे ही देखता है कि यहाँ पर एनसी आ गई है तो ये अपनी आंखें बंद कर लेता है। एनसी लिनताओ की मॉम से पूछती है कि इसने कुछ भी नहीं खाया, तो मॉम कहती है कि ये बस सोए जा रहा है। एनसी लिनताओ को जगाती है लेकिन ये नहीं उठता, तो ये लिनताओ की मॉम से कहती है कि हम इसे कुछ टाइम के लिए सोने देते हैं। मॉम कहती है कि मैं लिनताओ के साथ यहीं पर रुकूंगी, तुम वापस जाकर रेस्ट कर लो। लिनताओ के डैड हॉस्पिटल गए हैं। एनसी कहती कि मुझे भी हॉस्पिटल जाना है, इसलिए तब तक आप लिनताओ का ख्याल रखिएगा। ये कहकर एनसी यहाँ से चली जाती है। मॉम के यहाँ से जाते ही लिनताओ अपनी आंखें खोल लेता है। ग्रैंडपा के जाने की वजह से लिनताओ बहुत ज्यादा अपसेट होता है। एनसी हॉस्पिटल आ जाती है। लिनताओ के डैड यही बात कर रहे होते हैं कि ग्रैंडपा के जाने की वजह से लिनताओ अभी तक शॉक में है और इस वजह से उसकी हालत मजीद भी खराब हो सकती है। एनसी कहती है क्या फिक्र नहीं करे, मैं लिनताओ के साथ ही हूँ। डॉक्टर से मिलने के बाद एनसी लिनताओ के पास वापस आती है और इससे कहती है कि तुम्हें भूख लगी होगी। लिनताओ कहता है कि मेरी मॉम से कहो कि वो वापस चली जाएं। एनसी कहती है कि जब तक तुम कुछ खाओगे नहीं वो कैसे वापस जाएंगी। एनसी कहती है कि चेन, हिशन और डोंगयन बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लिनताओ कहते हैं कि उन सब से कहो कि वो वापस चले जाएं, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। एनसी कहती कि ठीक है। एनसी जब बाहर आती तो ये सब पूछते हैं कि लिनताओ कैसा है। एनसी कहती है कि ना वो कुछ खा रहा है और ना ही किसी से बात करना चाहता है। चन लिनताओ से बात करने के लिए अंदर जाने लगता है, लेकिन एनसी इसको रोकती है और कहती है कि लिनताओ को कुछ वक्त की जरूरत है, इसलिए तुम लोग वापस चले जाओ। चन अभी भी लिनताओ से बात करना चाह रहा होता है तो डोंगयन कहता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए क्योंकि इस टाइम पर लिनताओ किसी की भी बात नहीं सुनेगा। हिशन एनसी को हक करती है, कहती है कि तुम भी ज्यादा अपसेट मत होना। अभी सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब लिनताओ के डैडी से कहते हैं कि मैं बीजिंग जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरा एक क्लासमेट है जो कि न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता है। ट्रीटमेंट के कुछ नए तरीके हैं जिन पर मजीद स्टडी की जरूरत है। लिनताओ कहते हैं कि क्या आपको काम पर नहीं जाना, तो डैड कहते हैं कि मैंने काम से लीव ली हुई है और तुम्हारी मॉम ने भी, ताकि वो तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। लिनताओ कहते हैं कि आप दोनों काम पर वापस चले जाएं, मैं ठीक हूँ। मॉम कहती है कि ठीक है, मैं कल वापस चली जाऊंगी। डैड लिनताओ से कहते हैं कि हमारी और ग्रैंडपा की खातिर तुम अभी अपने ऊपर गिव अप मत करो और अच्छे से खाना खाओ। ये कहकर लिनताओ के डैड जाने लगते हैं तो लिनताओ अपने डैड को रोकता है और कहता है कि डैड मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। डैड कहते हैं कि मुझे तुमसे ज्यादा बेहतर मालूम है कि मुझे क्या करना है। ये कहकर डैड चले जाते हैं। आज एनसी के डैड ने लिनताओ के लिए सूप बनाया होता है। एनसी डैड से कहती है कि लिनताओ नहीं चाह रहा कि कोई भी उसकी केयर करे। आज तो लिनताओ ने अपनी मॉम को भी वापस भेज दिया। मैंने लिनताओ से कहा था कि मैं आपका बनाया हुआ खाना उसके लिए लेकर आऊंगी, लेकिन लिनताओ ने इससे भी इनकार कर दिया। वो अब हमें अपने वार्ड में आने भी नहीं देता। डैड एनसी से कहते हैं कि तुम्हें लिनताओ को समझना होगा, अगर लिनताओ की जगह मैं
मैं भी होता तो मैं भी इतने सारे लोगों के इर्द गिर्द नहीं रहना चाहता, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मैं बिल्कुल यूजलेस इंसान हूँ और दूसरों पर बोझ बन गया हूँ। एनजी कहती है कि लिन ताओ रियलिटी कब एक्सेप्ट करेगा। डैड कहते हैं कि रियलिटी को एक्सेप्ट करना आसान होता है लेकिन उसको फेस करना उतना ही मुश्किल होता है। एनजी कहती है कि मैं हर रोज अपने आप से कहती हूँ कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी और ना ही मुझे अपसेट होना है, लेकिन जब मैं हर रोज लिन ताओ की हालत को खराब होते हुए देखती हूँ तो मैं और भी ज्यादा अपसेट हो जाती हूँ। जब भी मुझे कोई कॉल आती है तो मैं डर जाती हूँ कि कहीं लिन ताओ को कहीं कुछ हो ना गया हो। डैड कहते हैं कि मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें अब पछतावा हो रहा है? तो एनजी कहती है कि नहीं। डैड कहते हैं कि अगर तुम्हें पछतावा नहीं हो रहा तो फिर तुमने सही फैसला किया है। तुमने जो भी चूज किया है तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी होगी। डैड कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी, लेकिन अब अगर तुम भागना चाह रही हो तो मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। एनजी अपने डैड से कहते हैं कि आप फिक्र नहीं करें, हम कभी नहीं भागेंगे। अब एनजी जब नर्सिंग होम आती है तो यानी से पूछती है कि लिन ताओ तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। एनजी कहती है कि क्या वो अंदर नहीं है। यन कहती है कि आज तो मुझे वो यहाँ पर कहीं नजर ही नहीं आया, तो मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ कहीं बाहर गया हुआ है। ये सुनते ही एनजी बहुत परेशान हो जाती है और रूम में देखने के लिए आती है तो लिन ताओ यहाँ पर नहीं होता। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।